हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम एक नया सेशन शुरू करते हैं जिसका नाम है वोकेबुलरी बिल्डिंग फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, हमारे पास बहुत सारी बुक्स होंगी, हमारे पास न्यूज़पेपर्स होंगे, हमारे पास कुछ आर्टिकल्स होंगे। हम देखेंगे धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब से हम कुछ ऐसे शब्द लेंगे जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में आती हैं। तो चलिए आज का न्यूज़पेपर हमारा है द हिंदू न्यूज़पेपर, जो डेटेड है 25/1 का। इसके कुछ न्यूज़ ऐसी थी जिनमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द थे जिनको हमने इस बहुत अच्छी सी पीपीटी के अंदर आपके सामने पेश करने की कोशिश करी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है लास्ट लॉफ। देखिए क्या होता है, किसी भी न्यूज़पेपर में अच्छे से अच्छे शब्द अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको जाना पड़ेगा स्पोर्ट्स सेक्शन में। काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द मिलते हैं। लास्ट लॉफ का मतलब, जैसा हम बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला, उसी से रिलेटेड है। लास्ट लॉ ऑफ का मतलब क्या है? द सेटिस्फैक्शन ऑफ अल्टीमेट ट्रायम्फ। मतलब लास्ट में हमको क्या मिली? जीत। किसी ना किसी तरह से हमको जीत मिली है, अल्टीमेट ट्रायम्फ और सक्सेस। बट इसे पाने के लिए हमने बहुत मेहनत करी, बहुत। स्पेशली आफ्टर बीइंग स्कॉर्न और रिगार्डेड एज अ फेलियर। मतलब सब बोलते थे यार ये तो किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन लास्ट में हमने अपनी मेहनत से जीत हासिल कर ली। तो देखो एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस था। मतलब एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी क्या मैं रेसर कहूँ, चेन्नई का है, ए संदीप कुमार, एज्ड आउट टीममेट्स बाय 3 पॉइंट्स। मतलब उसने अपनी ही टीम के टीममेट्स को 3 पॉइंट से हरा दिया। टू इमर्ज फार्मूला एल जी बी फोर चैंपियनशिप। ये एक चैंपियनशिप थी, फार्मूला एल जी वी फोर ऑफ द 23rd जेके टायर नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप। कौन सी? नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप जेके टायर 23rd का विनर कौन रहा है? ए संदीप कुमार। तो ही हैज़ द लास्ट लॉफ। हु हैज़ द लास्ट लॉफ? ए संदीप कुमार। याद रखना, लास्ट लॉफ का मतलब बहुत 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 कोशिश करी है आपने, ऐसे खतरनाक है, ऐसे यूं पता नहीं कहाँ से पहुंचे, लेकिन लास्ट में आप क्या रहे? एक विनर रहे, आप एक कप लेके जा रहे हो घर पे। तो यू हैव अ लास्ट लॉफ। इसलिए कहावत भी है, ही हु लाफ्स लास्ट। क्या कहावत है? ही हु लाफ्स लास्ट। मतलब जो लास्ट में हंसता है, लाफ्स बेस्ट, वही सबसे अच्छी तरीके से हंसता है एक तरह से। मतलब जो विनर है वही होता है विनर। विनर का मतलब ही कुछ और होता है, वो सबको पता है। तो लास्ट लॉफ याद रखना, इस वर्ड को आप 10 बार सुन लो, 5 बार सुन लो, 15 बार सुन लो, कितनी बार भी सुन लो, इसको आपको मतलब याद रखना। लास्ट लॉफ का मतलब क्या है? जो जीतता है, विनर, बट आफ्टर वेरी मच डिफिकल्टीज। या फिर सिंपल भी हम विनर कह सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। यू हैव टू गो थ्रू सम अनप्लेजेंटनेस फर्स्ट। हमें पहले बहुत दिक्कतों से गुजरना पड़ेगा। ऑफन बीइंग रिडिक्योल्ड और कंसिडर्ड अ फेलियर। बहुत बार आपको फर्जी, मतलब बेकार, क्या किसी काम का नहीं है, या फिर एक फेलियर बताया जाएगा। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिफोर अल्टीमेटली ट्रायम्फिंग एंड लॉफिंग लास्ट। लास्ट में जीतने के लिए आपको इन सब चीज़ों से होके गुजरना ही पड़ता है, चाहे किसी भी केस में ले लो आप। तो लास्ट लॉफ मतलब अंत भला तो सब भला। ही हु लॉफ्स लास्ट लॉफ्स बेस्ट। अगला वर्ड बहुत सिंपल सा वर्ड है, थ्राइव। बहुत जगह आता है थ्राइव। मतलब बहुत ही, मतलब फ्लोरिश होना एक तरह से, बहुत पनपना जिसे हम कहते हैं हिंदी में। प्रॉस्परिंग, फ्लोरिश, ग्रो और डेवलप वेल और विगरसली। मतलब बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही जल्दी जल्दी डेवलप होना। तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रायम्फ। बोलते हैं ट्रायम्फ द, सॉरी, थ्राइव। देखिए इसका एग्जांपल, इसका एक सेंटेंस क्या था? जो रूट, अभी इंडिया और इंग्लैंड के मैच होने वाले ना, तो उसमें जो रूट बिकेम द फर्स्ट इंग्लैंड बैट्समैन टू स्कोर मोर देन 115 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट्स। पहला इंग्लैंड का बेस्ट बैट्समैन बना है जिसने 150 लगातार, मतलब जिसने एक से ज़्यादा बार 150 रन बनाए हैं, ठीक है, इन 16 ईयर्स। सो ही कंटिन्यूज टू थ्राइव। मतलब वो पनप रहा है, वो बड़ा हो रहा है एक तरह से, बहुत ही अच्छा खेल रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना आप कहने का मतलब? थ्राइव, थ्राइव मतलब पनपना, अगर हम हिंदी में बोले तो। फ्लॉरिश करना, प्रॉस्पर करना। जैसे अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो अमीर आर थ्राइविंग, है ना, वो अमीर हो रहे हैं, वो प्रॉस्पर हो रहे हैं एक तरह से। और एग्जांपल्स देखते हैं। प्लांट्स कैन थ्राइव इन अ ग्रीन हाउस। कहाँ कर सकते हैं वो, कहाँ पनप सकते हैं? इन ग्रीन हाउस।
एंड चिल्ड्रन कैन थ्राइव इफ दे ईट वेल एंड एक्सरसाइज। कब पनपेंगे, कब वो ग्रो होंगे अच्छे? व्हेन दे ईट वेल एंड एक्सरसाइज। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है इसका? द पीपल थ्राइव ऑन गॉसिप ऑल्सो। मतलब लोगों को ये थ्राइव ऑन जो है ना, थ्राइव ऑन का मतलब है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस चीज़ में, दे इन्जॉय। तो वो उस चीज़ को लेते हैं बहुत अच्छे ढंग से, उस चीज़ को डेवलप करते हैं, बहुत अच्छी आदत होती है उनकी गॉसिप करने की। तो दे लव नोइंग हु वॉज डेटिंग और डिवोर्सिंग होम। मतलब उन्हें ये बातें पता करने में मज़ा आता है कि हाँ किसकी शादी हो रही है, कौन किससे डिवोर्स ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। सो दे ऑल्सो थ्राइव ऑन गॉसिप। थ्राइव ऑन का मतलब ध्यान रखना है यहाँ पे, ये थोड़ा सा अलग सेंस है इसका। इसका सेंस क्या है? उन्हें क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ में मज़े आते हैं उनको। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। स्टार्क का बहुत सिंपल सा मतलब है, स्टार्क मतलब होता है कंप्लीट। क्या मतलब होता है इसका? कंप्लीट। याद रखना है इसको, सिंपल सा मतलब है इसका। तो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट मतलब बिल्कुल ही अलग, है ना? वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स। मतलब किसी चीज़ से बिल्कुल ही अलग, कंप्लीटली डिफरेंट। स्टार्क का मतलब क्या है? कंप्लीट। कंप्लीटली डिफरेंट मतलब स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। ये भी एक अच्छा सा सेंटेंस था, हमारा एक अच्छा सा एक आर्टिकल था, अश्विन का इंटरव्यू था एक्चुअली। तो उसने एक लाइन कही, क्या लाइन कही कि उसने देखा है, क्या देखा है उसने? अ लॉट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इमर्ज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एंड परफॉर्म वेल। मतलब बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर थे जो अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छा खेले, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, और उसके बाद दे टेंड टू चूज, उसके बाद में क्या करते हैं वो, रेलवे की या फिर आईसीएफ, आईसीएफ भी रेलवे की जॉब ही एक तरह से। दे टेंड टू चूज अ रेलवे और आईसीएफ जॉब ओवर देयर प्रोफेशनल करियर्स। मतलब धीरे धीरे वो खेलते खेलते, हम भी देखते हैं आईपीएल में इतने सारे प्लेयर्स आते हैं, खेलते हैं, फिर कहीं ना कहीं उनकी जॉब लग जाती है, फिर वो छोड़ देते हैं अपना खेलना, फिर वो अपना दूसरा ही काम शुरू करते हैं। बट नटराजन, टी नटराजन जो इंडिया फास्ट बॉलर है, वो इसका उल्टा है। ही इज़ अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट इन दिस रिगार्ड। वो पूरा ही उल्टा करा उसने काम। क्या उल्टा काम किया? उसको पहले रेलवे में जॉब लगी, वो पहले वहाँ पे जॉब करता था, वो चाहता था और अच्छा कर सकता था उसके अंदर, लेकिन नहीं, उसने वो सब छोड़ा और खेलने आया। तो ही इज़ अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। बहुत सिंपल सा वर्ड है। स्टार्क मतलब कंप्लीट, कॉन्ट्रास्ट मतलब सबको पता है, कॉन्ट्रास्ट मतलब उल्टा। तो ही इज़ अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, कंप्लीटली डिफरेंट। देखो इसमें और क्लियर होगा तुमको। हिज कॉमेंट्स वर इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद हिज अर्लियर स्टेटमेंट्स। मतलब उसने जो पहले अपनी बातें कही थी, उसके कमेंट्स उससे जस्ट उल्टे हैं। अब स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बोलो, शार्प कॉन्ट्रास्ट बोलो, मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट बोलो, सेम बात है। ध्यान रखना इस चीज का ना, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट मतलब उल्टा, चेंज, कंप्लीटली डिफरेंट कर दिया उसने। नेक्स्ट वर्ड है टू द फोर। फोर जैसा कि किस में आता है? बिफोर। बिफोर मतलब पहले, तो फोर मतलब भी पहले ही होता है ना, इन फ्रंट, किसी के सामने लेके आना। ठीक है, फोर का मतलब यही है। तो हम देखते हैं टू द फोर का मतलब सामने आना। इसका थोड़ा सा अलग मतलब है, वो आप सेंटेंसेस पढ़ोगे अपना समझ में आएगा। टीम टीवीएस रेसिंग राइडर्स टू द फोर। मतलब टीवीएस टीम के रेसिंग राइडर्स कहाँ आ गए? सामने आ गए। अब कैसे आ गए सामने, देखते हैं। इसका एक्चुअल में मतलब क्या, देखो। इफ समवन और समथिंग कम्स टू द फोर, अगर ऐसे होता है कि टू द फोर लिखा हुआ है कहीं पे, इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और ग्रुप, मतलब उसका मतलब क्या हुआ? इफ दे कम टू द फोर दे बिकम इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर। तो क्या हुआ था एक्चुअल में? टीवीएस टीम अपने जो एक एक और रेसिंग का कंपटीशन था, उसमें फर्स्ट आए थे पूरे टीवीएस टीम वाले। तो फर्स्ट आए तो दे बिकम पॉपुलर, सो दे आर टू द फोर। समझ में आया? टू द फोर। टू द फोर के साथ नाउन या वर्ब लगाने की कोई जरूरत नहीं। टू द फोर का मतलब है सामने आना, फर्स्ट आना। टू द फ्रंट, इनटू व्यू, इनटू प्रोमिनेंस, बी पॉपुलर, ऐसे और बोल सकते हैं हम। टू द फोर का मतलब समझ में आया? बहुत सिंपल सा, कहीं यूज़ नहीं आता, बट हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हमें वहाँ पे ये हेडलाइन थी, टीम टीवीएस रेसिंग राइडर्स टू द फोर। पूरे आर्टिकल में कहीं पे कुछ और नहीं था, सिर्फ ये हेडलाइन थी। अब इस हेडलाइन से आप क्या समझोगे? क्या समझेंगे हम? कि टीवीएस के रेसिंग राइडर्स दे बिकम प्रोमिनेंट, दे बिकम पॉपुलर। नेक्स्ट वर्ड है फ्ले। बहुत अच्छा सा एक आर्टिकल था, तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी सी लाइन थी, उस लाइन को हम बाद में पढ़ेंगे, ये लाइन है वो। पहले इसका मतलब समझते हैं। फ्ले मतलब होता है छील के रख देना, है ना? टू पील और बीट द स्किन ऑफ अ पर्सन, या तो छीलना या इतनी बुरी तरह से किसी को मारना कि उसकी खाल उधड़ के आ जाए। अ पर्सन और एनिमल, किसी को ही मारना,
समझ में आया? कोई ज़रूरी नहीं है डैड ही हो वो, कोई भी हो सकता है। जिंदा या मरा हुआ किसी को भी इतनी बुरी तरह से ठोकना या फिर इतनी बुरी तरह से वो छील देना कि वो बस, सोच लो अब तुम क्या करते हैं। फ्ले का मतलब इतना खतरनाक मतलब फ्ले, फ्ले मतलब चीर फाड़। बट ये है पहले के सेंस में, मतलब पहले ऐसे यूज करते थे, हम अभी भी करते हैं। लेकिन अब इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना, मतलब उसको खुली मार्केट में नंगा कर देना, एक तरह से हम ऐसे बोले। इतनी बुरी तरह से उसको हमें उसको क्रिटिसाइज करना है मतलब। टू क्रिटिसाइज हार्शली समवन और समथिंग यूजुअल इन पब्लिक। जैसे क्या करते हैं पॉलिटिशियंस, क्या करते हैं, दूसरी पार्टी को बुरा भला, बहुत ही बुरा भला कहते हैं कि इतना हम सोच भी नहीं सकते कि यार ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये। सो दे आर, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर फ्लेइंग ईच अदर। समझ में आया फ्ले का मतलब आजकल कहाँ यूज में आ रहा है? ठीक है, चलो अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या सेंटेंस था? कांग्रेस फ्लेस फ्यूल प्राइस हाइक। कांग्रेस ने क्या करा? बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करी। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, कड़े शब्दों में निंदा करना, तो उसको इंग्लिश में एक शब्द में क्या बोलते हैं? फ्ले। कड़े शब्दों में निंदा करते हैं भाई साहब हम तो। ठीक है। कांग्रेस फ्लेज फ्यूल प्राइस हाइक एंड सेड पीपल आर सफरिंग बट गवर्नमेंट इज बिजी विद टैक्स कलेक्शन बाय इंक्रीजिंग एक्साइज ड्यूटी ऑन जीडीपी। यहाँ पे जीडीपी का मतलब ही चेंज कर दिया, एक्चुअल में मतलब नहीं होता। जी का मतलब गैस, डी का मतलब डीजल एंड पी का मतलब पेट्रोल। मतलब गवर्नमेंट तो भैया इतनी बिजी है टैक्स कलेक्शन में कि वो अपना जीडीपी बढ़ा रही है, मतलब गैस डीजल पेट्रोल का प्राइस बढ़ाई जा रही है। बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा कर दी कांग्रेस ने इसकी। तो व्हाट दे डिड, दे फ्लेड फ्यूल प्राइस हाइक। चलो और देखते हैं, अभी और समझ में आएगा। शब्द को याद करने का यही तरीका है कि आप उससे कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं या सीख सकते हैं। तभी आपको शब्द याद होगा, अदरवाइज इस आप आज सुनेंगे कल भूल जाएंगे, परसों फिर सुनोगे, नरसों वापस भूल जाओगे। लेकिन 3-4 दिन लगातार सुनते रहोगे तो शायद क्या पता याद हो जाए। या फिर नोट्स अगर आप बनाना शुरू कर दो कि आज मैंने 10 शब्द पढ़े हैं, मेरे को इनका मतलब याद रखना है, बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन रोज पढ़ना पड़ता है। देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फ्ले का। टू बी फ्लेड अलाइव वॉज अ कॉमन पनिशमेंट इन एंशियंट टाइम्स। मतलब सबके सामने आपको कोड़े मार के आपकी खाल उधेड़ देना, या आपको मार ही डालना ऐसे कर करके, ये कॉमन पनिशमेंट थी पहले, पहले के टाइम पे, है ना। और किसको दी जाती थी? या तो कोई देशद्रोही हो, या फिर कोई पॉलिटिकल एनिमी हो, या फिर जो भी हो, मतलब जो एक तरह से खराब हो इन द आईज ऑफ पीपल और लॉ और समथिंग और चर्च और जो भी, मतलब जिस किसी के भी, हम अगर ज़्यादा लोग बोलते हैं खराब है तो उसको भैया वहाँ पे जिंदा ही पीटने लग जाते, उसकी खाल निकल जाती थी, सब कुछ चीथड़ उड़ा देते थे उस आदमी के। पहले होता था ऐसे। तो क्या है टू बी फ्लेड अलाइव? सेकंड एग्जांपल, द एंशियंट असेरियंस, ये कोई क्रीड है। द एंशियंट असेरियंस वर पर्टिकुलरली गुड एट इट। जो एंशियंट असेरियंस थे, असेरियंस बहुत ही मस्त काम करते थे, मतलब बहुत ठोकते थे लोगों को, उनको बहुत पसंद था ऐसा करना। टुडे इफ़ यू वांट टू हैव योर स्किन, अगर तुम चाहते हो कि हम किसी की खाल खींच लें, असली में नहीं, ऐसे ही मान रहे हैं, ठीक है, पब्लिक के सामने जैसा कि पहले होता था, तो हमको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, रियलिटी टीवी में जाओ और बस उसके कड़ी शब्दों में निंदा कर दो, हो गया काम खत्म। आजकल हम फ्ले कैसे करते हैं, मेटामॉर्फिकली। एक्चुअल में नहीं करते, हम एक्चुअल में उसकी खाल नहीं निकाल रहे, हम उसको बेइज्जत कर रहे हैं सबके सामने। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्ले। फ्ले मतलब कड़े शब्दों में निंदा करना या फिर किसी की खाल खींचना। चलिए, गिल्ट एज, ये बहुत अच्छा वर्ड है। अगर कोई इकोनॉमी का स्टूडेंट होगा तो शायद उसको पता भी होगा। एक होती है गिल्ट एज्ड मार्केट, ये बिल्कुल रिस्क फ्री मार्केट है। क्यों है अभी देखते हैं। गिल्ट एज का मतलब है बेस्ट क्वालिटी का, इससे अच्छी क्वालिटी होती नहीं है। ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी अवेलेबल, ऑफ बेस्ट क्वालिटी, गिल्ट एज मतलब बेहतरीन, एक तरह से हम कहें। तो गिल्ट एज मार्केट क्या होती है? अब गिल्ट एज मार्केट क्या है? ऐसी मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज, कौन सिक्योरिटीज की गारंटी कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। कौन देती है? गवर्नमेंट। तो उससे क्या होता है, रिस्क खत्म, क्योंकि कोई भग भी जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहाँ भगेगी, गवर्नमेंट पैसा देगी। तो रिस्क जीरो होता है उसमें, ठीक है, गिल्ट एज मार्केट में। मतलब इससे अच्छी मार्केट हो ही नहीं सकती जहाँ रिस्क ही ना हो। ऐसी कौन सी मार्केट होती है? वो होती है गिल्ट एज मार्केट। ठीक है, चलो अब न्यूज़पेपर में क्या आया था? द गेम ऑफ फुटबॉल, दो टीम थी, उनके बीच में कोई फुटबॉल का गेम था। सॉ फ्रेंटिक एंडिंग, फ्रेंटिक मतलब बहुत ही एक तरह से
मतलब बिल्कुल डूब जाएं जिसके अंदर, ऐसे ही, अरे यार क्या होगा, इसका होगा ऐसा। द गेम ऑफ फुटबॉल सॉ फ्रंटिंग एंडिंग वेयर इन बोथ टीम्स हैड गिल्ट एज्ड चांसेस, मतलब जहाँ पे दोनों टीमों के पास में बेहतरीन चांसेस थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, वो बात अलग है। लेकिन दे मेड गिल्ट एट चांसेस, बहुत अच्छे अच्छे चांस बनाए उन्होंने, टू सिक्योर ऑल 3 पॉइंट्स। फुटबॉल का गेम, एक गेम कितने पॉइंट्स का होता है? 3 पॉइंट्स का होता है। तो अगर दोनों में से कोई भी टीम इन चांसेस को कन्वर्ट कर लेती गोल्स में, तो उसके तीनों पॉइंट हो जाते, लेकिन वो मैच क्या रहा? ड्रॉ। तो कोई भी नहीं जीती। इतना खतरनाक मैच था, बहुत अच्छे अच्छे चांस, कि अरे ये जीती, अरे वो जीती, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। दे बोथ हैड गिल्ट एट चांसेस, उनके पास, दोनों के पास बेहतरीन चांसेस थे। इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता, जितने चांसेस उनके पास अच्छे थे। बट क्या हुआ? मैच ड्रॉ हुआ, है ना? इतना फ्रेंटिक मैच था। चलो नेक्स्ट, अब देखो आ गया फ्रेंटिक। अब फ्रेंटिक का मतलब क्या है? फ्रेंटिक और फ्रेनेटिक, एक होता है वर्ड फ्रेंटिक, एक होता है वर्ड फ्रेनेटिक। शायद पहले फ्रेनेटिक था, देखते हैं। हाँ, फ्रेनेटिक था। दोनों सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है। फ्रेनेटिक का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, पागल हो जाना, मतलब इतना खतरनाक, है ना? ऐसा, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो भाई बस पता ही नहीं क्या ही होगा। ठीक है, इतना पागलपन जो कंट्रोल नहीं हो। मतलब फुटबॉल में क्या होता है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, क्यों? क्योंकि उसमें इतना पागलपन होता है प्लेयर्स के अंदर भी, कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपना, वो गुस्सा कहीं का कहीं निकल जाता है ना? समझ में आ गया? फ्रेनेटिक, फ्रेनेटिक का मतलब क्या है? ऐसा पागलपन जब ऐसा कुछ हो जाए, आप अनकंट्रोल हो चुके हो, आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, इतना पागलपन। फ्रेंटिक मतलब भी सेम है, सेम है। देखिए, अब हम पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल अच्छा सा। द सेलिब्रेशन वॉज नॉइसी एंड फ्रेनेटिक। कैसा था सेलिब्रेशन? बहुत ज़्यादा हल्ला था और बहुत ज़्यादा, मतलब फ्रेनेटिक लेवल था, मतलब पागलपन था उसमें। समझ में आ रहा है? फ्रेनेटिक का मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। सेम एग्जाम्पल है यहाँ पे, हमारी जो न्यूज़ थी वो सेम ही है। द गेम ऑफ फुटबॉल सॉ फ्रेनेटिक एंडिंग। कौन सी एंडिंग? फ्रेनेटिक एंडिंग। वेर इन बोथ टीम्स हैड गिल्ट एट चांसेस, बेहतरीन चांसेस, टू सिक्योर ऑल 3 पॉइंट्स। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। व्हेन लाइफ गेट्स फ्रेनेटिक, लाइफ जब फ्रेनेटिक हो जाती है, मतलब हमारे काबू से बाहर हो जाती है, हम उस वक्त बहुत ही, मतलब अलग ही लेवल पे होते हैं। थिंग्स कैन सीम एब्सोल्युटली इनसेन, मतलब हमको हर चीज़ ऐसे दिखेगी पागल ही, मतलब कुछ भी है, हम कुछ सोच नहीं पाएंगे उस टाइम पे। द फ्रेनेटिक रश टू गेट एवरी मेंबर ऑफ द कास्ट इन प्लेस बिफोर द कर्टेन वेंट अप। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? देखो, आप ढंग से पढ़ना सेंटेंस, वो समझ में आएगा आपके। अगर आप ढंग से पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो आपके एरर वाले क्वेश्चंस में भी कभी गलती नहीं होगी। होता है ना, हम समझ नहीं पाते क्या एरर होगी, क्या एरर होगी, लेकिन आपको सेंटेंस का एक्चुअल मतलब समझ में आना चाहिए। वोकैब ऐसी नहीं है कि सिर्फ वो एंटोनिम, सिनोनिम और क्लोज टेस्ट वगैरह, पैराग्राफ वगैरह आगे वहीं पे खत्म हो गई। हमारे एरर्स वाले क्वेश्चन भी, अगर वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे डाल देता है जो आपको समझ में नहीं आते, तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सिर्फ आप वीडियोस को सुनिए, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, नोट्स बनाओ, बार बार पढ़ो। जितनी बार आपके कानों में, आपकी आंखों में वो शब्द आएगा ना, आपको अपने आप वो, शायद उस वक्त याद रहे नहीं रहे आपको, अगली बार कोई पूछे इसका मतलब बताओ, आप नहीं बता पाओगे, लेकिन आपके दिमाग में रहेगा वो। जब आप पेपर देने जाओगे और वो सेंटेंस आ गया, तो आप समझ जाओगे, हाँ यार इसका मतलब तो ये है। तो देखो, इस सेंटेंस का मतलब देखो। द फ्रेनेटिक रश टू गेट एवरी मेंबर ऑफ द कास्ट इन प्लेस बिफोर द कर्टेन वेंट अप, मतलब फ्रेनेटिक रश मतलब ऐसे पागलपंती की तरह हम भग रहे हैं इधर से उधर। क्यों? कि यहाँ पे कास्ट का मतलब क्या है? हमारे जो प्ले होता है ना, जब देखो यहाँ पे प्ले है, बिफोर द कर्टेन, कर्टेन कहाँ होता है? पर्दा कहाँ पे होता है? कहीं नाटक हो रहा होता है उसके सामने ना, पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, इस टाइप से हम बोलते हैं। तो जितने भी कास्ट थे, कास्ट मतलब उसके जितने भी नाटक में हिस्सा लेने वाले लोग थे, उन सबको एक ही जगह पे इकट्ठा करने का जो दौड़ भाग का सिलसिला शुरू हो चुका था। वेंट अप मतलब वो होने लग गया था। समझ में आया सेंटेंस का मतलब? द फ्रेनेटिक रश टू गेट एवरी मेंबर ऑफ द कास्ट इन प्लेस बिफोर द कर्टेन वेंट अप, मतलब वो रश जो था, वो घूमना फिरना, लोग अरे इधर आओ, अरे उधर जाओ, अरे ये करो, अरे अरे तेरे समझ में नहीं आ रहा, इधर जल्दी जल्दी ऊपर चल, ऊपर चल, सबको हम बुलाते रहते हैं ना ऐसे। तो वो चीज़ यहाँ पे शुरू हो चुकी थी, फ्रेनेटिक रश हम इसको बोलेंगे यहाँ पे। अब मान लो आपको दिया है प्रैक्टिकल, किसी ने आपको बोला भाई 4 दिन के अंदर इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करो। तो आपको लगा यार ये तो हो ही नहीं सकता 4 दिन में, लेकिन आपको तो करना है वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपने क्या करा? पागलों की तरह काम करना शुरू कर दिया उसके पीछे। तो हम इसको सेंटेंस में क्या बोलेंगे? अ फ्रेनेटिक अटेम्प्ट टू बीट अ डेडलाइन।
मतलब ऐसा अटेम्प्ट, ऐसा बिल्कुल पागलपन वाला अटेम्प्ट कि भाई डेडलाइन में से पहले पहले हो जाए हमारा काम। देखो फ्रेंटिक, फ्रेंटिक इज ऑल्सो सेम। फ्रेंटिक मतलब ये पागलपन ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग सेंस में। व्हेन अ मदर लूजेस हर चाइल्ड, जब कोई माँ अपना बच्चा खो देती है तो वो पागल हो जाती है। उस मतलब वो, समझ जाओ आप कैसी होती है कंडीशन उसकी, वो है फ्रेंटिक। फ्रेनेटिक भी सेम ही है, लेकिन फ्रेनेटिक में कुछ क्या अलग है यहाँ पे, पागलपन वैसा पागलपन नहीं है कि वो परमानेंटली पागल हो गया, वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसके, समझ में रहता है उसके लेकिन उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो समझ नहीं पाता। यहाँ पे भी ऐसा ही है, परमानेंट पागल नहीं होता, लेकिन वो कंडीशन थोड़ी सी बेकार वाली होती है। किसी का बच्चा अगर खो जाए सोचो कैसा होगा, बस वही है। फ्रेनेटिक और फ्रेंटिक समझ में आ गया मतलब। चलिए नेक्स्ट, फ्लफ। एक वर्ड सबने सुना होगा, फ्लफी, है ना। कई कई लोग अपने कुत्तों का नाम भी रखते हैं फ्लफी। फ्लफी मतलब क्या होता है, बिल्कुल ऐसा यूं फूला हुआ सा नहीं होता, बिल्कुल ऐसे दबा रहे हैं उसको, बॉल की तरह दब रहा है ना, इस टाइप का वो होता है फ्लफी। तो इस फ्लफ का मतलब दो है। हम यहाँ पे सिर्फ वर्ब पढ़ रहे हैं, नाउन भी होता है। नाउन मतलब वही बिल्कुल दबा दबा जैसा फ्लफी चीज़ों को ही फ्लफ बोलते हैं। वर्ब क्या है, किसी चीज़ को फ्लफी बनाना, सिंपल सा है। जैसे शी फ्लफ्ड हर हेयर एंड मेड अ प्लान, उसने क्या करा, अपने बालों को फ्लफ किया, मतलब थोड़ा सा ऐसे खुला खुला करा, इससे बड़े बड़े से लगे हों बाल, और एक कोई प्लान बनाया, भैया आज तो इसके साथ डेट पे जा रही हूँ, या फिर आज कहीं पे भी जा रही हूँ, शादी में जा रही हूँ। दूसरा मतलब क्या है इसका, मतलब कुछ गलती कर देना। जैसे मान लो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब मेरे पास आया फ्लफ, लेकिन मेरे पास ये चीज़ लिखी हुई नहीं थी, ऐसे हो गया एकदम से, अल्ले ये क्या हो गया। अब मैं भूल गया कि क्या बोलना था मेरे को, तो आई फ्लफ्ड, मतलब मैंने क्या किया, फ्लफ कर दिया, मतलब मैंने खराब कर दिया उस मोमेंट को, मैंने खराब कर दिया। जैसे आप स्टेज पे गए, हेलो एवरीवन हाउ आर यू दिस दैट दिस, जब काम की बात आई ऐसे ऐसे हो गया, मतलब यू स्पॉइल्ड इट, आपने वो खराब कर दिया, है ना। किसी प्ले में नाटक चल रहा है, उसमें सब अपना अपना अच्छा अच्छा रोल कर रहे हैं, एकदम से गुंडा आया, वो गुंडा अपनी लाइनें भूल गया, मोमेंट ही खराब हो गया, पूरा खराब हो गया ना। तो वो मतलब भी होता है इस फ्लफ का। यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में यही मतलब है, देखो, टू स्पॉइल बाय अ मिस्टेक, किसी चीज़ को अपनी कुछ गलती करके हमने उसको खराब कर दिया। या फिर एक्चुअली में कहाँ यूज होता है ये, टू डिलीवर बैडली और फॉरगेट वंस लाइन इन अ प्ले, मतलब हम क्या क्या करें, अपनी लाइनें भूल गए हम, या फिर हमने इतना बुरा परफॉर्मेंस किया कि भाई वो खराब हो गया सब। फ्लफ मतलब खराब करना, और सही करना भी होता है। फ्लफी करना मतलब बिल्कुल अच्छा सा बनना, अच्छी सी लग रही होगी लड़की तभी तो उसने ऐसा किया है। तो यहाँ पे फ्लफी अलग चीज़ है, फ्लफ अलग चीज़ है। ये क्या है, हमारे पास वर्ब है, ध्यान रखना। इस वर्ब का मतलब है खराब करना किसी चीज़ को, है ना, कुछ गलती करके अपनी तरफ से ही। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है, अगर कोई फुटबॉल का दीवाना तो उस लाइन को आराम से समझेगा। द बेस्ट ऑफ द लॉट फेल टू बीएफसी, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, फॉरवर्ड इन द डाइंग मोमेंट, मतलब जब मैच खत्म होने वाला था, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब जीत सकती थी, सबसे बेस्ट मतलब वही क्या, गिल्ट एज मिला उसे, of the lot fell to BFC forward in the dying moments of the game, which he flubbed. He flubbed it. मतलब उसने कर दिया उसका गुड़ गोबर. Which he flubbed by blazing over from 5 yards out. मतलब मान लो ये गोल पोस्ट है, यहाँ पे इतनी सी पास में बॉल है, इसने इसको मारा और ये ऊपर से निकल गई, खत्म। अगर ये इसके अंदर घुस जाती तो भैया 2-1 हो जाता स्कोर, बीएफसी जीत जाती, बट ऐसा हुआ ही नहीं। समझ में आ गया आपके, फ्लफ का मतलब क्या होता है, खराब कर देना। नेक्स्ट, बॉच, सेम वर्ड, सेम, यहाँ पे भी गलती करना ही है ना। हमने कुछ गलत किया, मतलब हमने उसको खराब कर दिया। कैरी आउट अ टास्क बैडली, बहुत गंदी तरीके से किसी काम को करना, और केयरलेसली, जैसे आपको बोला अरे यार जाओ 2 गिलास पानी लेके आओ, आपने पानी भरा बोतल से, आधा पानी नीचे आधा पानी उसके हाथ में दिया, आधा उसके हाथ में डोल दिया, तो आपने क्या कर दिया, उस काम को खराब कर दिया। सो यू बॉच्ड दैट टास्क, समझ में आ गया। और मेक अ मैस ऑफ इट, मतलब वही खराब कर देना, और रूइन इट मतलब खराब कर देना, कुल मिला के खराब कर देना, है ना। या फिर मतलब बैडली परफॉर्म करना, एक तरह से हम इस सेंटेंस के लिए क्या बोलेंगे, हमने गलत काम कर दिया, थोड़ा सा हमने बिगाड़ दिया उस काम को। जैसे वहाँ पे उसने बॉच कर दिया था ना उस चीज़ को, उसने गोल नहीं मार पाया हो, यहाँ पे डिफेंडर गलती करेगा। देखो क्या करा उसने, आफ्टर द फर्स्ट हाफ, एक हाफ खत्म हो गया, द कीपर, इनका कीपर बड़ा अच्छा था दूसरी टीम का, द कीपर वॉज अगेन इन एक्शन, वो फिर से एक्शन में आया। क्या किया उसने,
ही वार्डेड ऑफ, अभी हम इस वर्ड को आगे पढ़ेंगे। वार्डेड ऑफ का मतलब उसको साइड कर दिया, उसने बॉल को बाहर निकाल दिया। ही वार्डेड ऑफ अ बॉच्ड क्लियरेंस फ्रॉम द डिफेंडर, मतलब उसकी टीम के जो डिफेंडर ने बिल्कुल गंदी सी क्लियर करा था, उसने क्लियर ढंग से नहीं करा। मतलब उसने क्या करा, मान लो ये गोल पोस्ट, यहाँ पे डिफेंडर है, इसने किक मारा ऐसा कि बॉल यहीं चली गई वापस, लेकिन यहाँ पे कौन था, गोलकीपर, उसने बचा लिया भाई, बॉल को उसने बाहर निकाल दिया, गोल होने से बचा लिया उसने। सो गोलकीपर ने अच्छा काम किया, बट डिफेंडर डिफेंडर ने क्या किया, ही बॉच्ड इट, है ना, समझ में आ गया। उसने यहाँ पे फ्लफिंग कर दी, क्या कर दी, फ्लफ। और एग्जांपल देख लो, आई वॉच द डिनर एंड वी हैड टू ईट आउट, मतलब मैंने डिनर की क्या कर दी, बत्ती लगा दी एक तरह से, मतलब मैंने डिनर खराब कर दिया, तो हमको भैया बाहर जाके खाना पड़ा। इफ़ दे हैव नेवर पेंटेड बिफोर, मतलब कोई लोग हैं जिन्होंने कभी पेंट नहीं किया आज तक। कौन सा पेंट हो रहा है यहाँ पे, सीनरी बना रहे हैं, कोई पेंटिंग, है ना, आर्ट। इफ़ दे हैव नेवर पेंटेड बिफोर, योर फ्रेंड्स वर्किंग ऑन अ सेट डिज़ाइन माइट मेक अ कंप्लीट बॉच। जो तुम्हारे दोस्त हैं ना, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में पेंट नहीं किया, और वो कहाँ काम कर रहे हैं, सेट डिज़ाइन पे, सेट को डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब अच्छी अच्छी सी पेंटिंग कुछ भी बना रहे हैं, दे माइट मेक अ कंप्लीट बॉच ऑफ द सीनरी फॉर द प्ले। उस प्ले के लिए जो सीनरी है उसकी पूरी बत्ती लगा सकते हैं, मतलब उस पूरे को ख़राब कर सकते हैं, विच माइट इन्वॉल्व रिपेंटिंग द होल थिंग, जिसके कारण उसको वापस से हमें पेंट करना पड़ेगा। बॉच मतलब आ गया, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, बॉच मतलब ख़राब करना, फ्लफ मतलब ख़राब करना। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे इन वीडियोस में। कौन से वीडियोस में, जहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, वोकेबुलरी फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। यहाँ पे कोई एंटोनिम कोई सिनोनिम वैसे नहीं पढ़ा जाएगा, बिल्कुल हाँ ये वर्ड है, इसके एंटोनिम्स ये हैं, इसके सिनोनिम्स नहीं। हम सिर्फ वर्ड लेंगे, वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, जितने इस वीडियो में हम दिखा सकते हैं, और फिर उस वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। इनको आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारो। जब आप ऐसे लिखने जाओगे ना, आप लिखोगे ऐसे कुछ अच्छा सा पॉइंट लिखोगे, उसने, गवर्नमेंट ने इस स्कीम को हटा के बहुत बुरा किया, मतलब गवर्नमेंट बॉच्ड, समझ रहे हो ना आप। इस टाइप से बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स जब आप लिखोगे तो आपके ऐसे के अंदर मार्क्स भी बढ़ेंगे। ऐसे वाला ये नहीं देखता आपको आपने कितना लिखा है, क्या लिखता है, वो क्या देखता है, आपका डाटा कैसा है, आपकी वोकेबुलरी कैसी है। बहुत जगह काम आती है वोकेबुलरी, बस इसको आपको सुनना है, समझना है, नोट्स बनाओ, लिखने की प्रैक्टिस करो, अपने आप अच्छी आएगी। अगला बहुत अच्छा सा वर्ड है पैरी। पैरी क्या वर्ड है, पैरी। पैरी का मतलब क्या है, देखो ये पैरी ज़्यादातर यूज़ होता है तलवारबाजी में, है ना। तलवारबाजी में एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोलते हैं, स्वॉर्ड फाइटर्स थ्रस्ट एंड पैरी। स्वॉर्ड फाइटर्स थ्रस्ट एंड पैरी, क्या करते हैं वो, दबाते हैं और मतलब एक दूसरे को तलवार से मारते हैं और दूसरे की तलवार का वार हटाते हैं अपने ऊपर से। तो जब मारते हैं तो दे थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब प्रेशर लगाना एक तरह से, पैरी मतलब उसको टालना, उससे बचना एक तरह से। तो पैरी का मतलब समझ में आ गया। मुझे एक पर्टिकुलर हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा, पैरी मतलब बचना, बचाव करना, या फिर उसको, जो तलवार का आपके पास वार आ रहा है, आप उससे हट गए तो वो निकल गया वहां से, आपके लगा नहीं, वो है पैरी का मतलब। समझ में आ गया। तो वही मतलब होता है वार्ड ऑफ का, अभी हम पढ़ेंगे आगे वार्ड ऑफ का मतलब। टू वार्ड ऑफ अ वेपन और ब्लो, मतलब किसी वेपन को या फिर कोई धक्के को या फिर किसी भी चीज को आपने हटा दिया, आप उससे बच गए। या फिर टू इवेड स्पेशली बाय एन एड्रॉइट आंसर, ये एक इसका पॉलिटिकल मतलब क्या दो एक तरह से। एड्रॉइट मतलब बहुत ही अच्छा दिमाग वाला आंसर, आपने बहुत ही चालाक आंसर दिया कि अगला परेशान हो गया, अब क्या बोलूं यार। ठीक है ना, कहाँ थे भैया, ऐसे तुमको किसी ने पूछा, अब तुम जो भी जवाब दो, लेकिन तुमने ऐसा जवाब दिया कि वो अगला आगे वाला क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाया। तो तुमने क्या करा, उस क्वेश्चन को यू पैरिड इट अवे, है ना, आप उससे निकल लिए बाहर। देखो अब ये हम सेंटेंस देखते हैं। ही डाइव्ड लो, कौन, गोलकीपर की बात हो रही है यहाँ पे। ही डाइव्ड लो मतलब बहुत नीचे झुकाओ, है ना, गोलकीपर का नीचे झुकना बहुत हार्ड होता है। टू हिज लेफ्ट, कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, मतलब ये गोल पोस्ट, यहाँ पे गोलकीपर था, पहले वो लेफ्ट साइड में इतना नीचे झुका। टू कीप आउट पारातलूज लेफ्ट फुटेड स्ट्राइक, किसी ने क्या करा, यहाँ से लेफ्ट फुट से स्ट्राइक करी थी बॉल को, उसने यहाँ से बचाया, अंदर गोल में नहीं जाने दिया, गोलकीपर ने बहुत अच्छी कीपिंग करी थी उसने।
एंड देन पैरिड अवे अ पावरफुल राहुल भेके हेडर। तो क्या हुआ, जब इसने यहाँ से मारा होगा तो ये बॉल उछल के ऊपर गई होगी। ऊपर गई होगी तो मान लो यहाँ पे एक और प्लेयर खड़ा था, इसने हेड से मारा, घप अंदर की साइड, इधर की साइड बॉल मारी, राइट हैंड साइड में। तो क्या हुआ, यहाँ से उठ के फटाफट इधर उठा और इसने उठ के यहाँ पे वापस ऐसे उठ के गया और इसने इसको भी बचा लिया, मतलब इधर गिरा फिर इधर गिरा, दो दो जगह गया है। तो क्या करा, ही पैरिड अवे बोथ द टाइम्स द बॉल। पहले वो नीचे की साइड झुका, ही डाइव लो टू हिज लेफ्ट टू कीप आउट पारातलूज लेफ्ट फुटेड स्ट्राइक एंड देन पैरिड अवे अ पावरफुल राहुल भेके हेडर बाय डाइविंग शार्पली टू हिज राइट। यहाँ के बाद वो डायरेक्ट इधर राइट में गया और उसने उस बॉल को जो उसने हेडर से मारी थी उसको बाहर निकाल दिया, मतलब गोल में घुसने नहीं दिया। समझ में आ गया, मतलब उसने बचाव किया एक तरह से। पैरी का मतलब एक तरह से बचाव बोल दो, और वो शब्द एक अच्छा सा वर्ड है हिंदी का, याद नहीं आ रहा। बचाव करना मतलब तलवार से, तलवार के वार से बचना, इस टाइप से। तलवार में ही ज़्यादा यूज़ आता है ना, स्वॉर्ड फाइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। ध्यान रखना इस चीज़ का, स्वॉर्ड फाइटिंग में बहुत यूज़ होता है ये। पॉलिटिशियंस पैरी ऑल द एलिगेशंस विद ट्रिकी आंसर्स। क्या करते हैं पॉलिटिशियंस, हर आंसर से बच जाते हैं, हर क्वेश्चन से बच जाते हैं, या फिर हर उन पे जो भी इल्ज़ाम लगाते हैं उन सब से वो कन्नी काट लेते हैं या फिर बच जाते हैं। कैसे, विद ट्रिकी आंसर्स दे पैरी ऑल द एलिगेशंस। वो हर एलिगेशन को बोलते हैं भैया हमारा तो नहीं है ये, हमने तो ऐसा किया ही नहीं। कैसे, अच्छे अच्छे आंसर देके, बहुत ही एड्रॉइड आंसर्स देके। पैरी समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ और पैरी अवे आर सेम, पूरे नहीं, लगभग, क्योंकि इंग्लिश में कोई भी एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं होता, लगभग लगभग सेम होते हैं। वार्ड ऑफ का मतलब है टू कीप समवन और समथिंग अवे, किसी चीज को दूर रखना या फिर उस चीज को होने से रोकना जिससे कि आपको हार्म ना हो। आया समझ में, किसी चीज से दूर रहना, किसी चीज को दूर रखना, या फिर उस चीज को होने से ही रोकना, या फिर आपको हार्म करने से रोकना। देखो कैसे, बहुत गर्मी हो रही थी तो हम क्या करेंगे, बहुत गर्मी हो रही तो सूरज से तो बचना ही है हमको, सूरज से बचने के लिए हम क्या लेके गए, अम्ब्रेला, और उसको हमने यूज़ किया। तो ही यूज हिज अम्ब्रेला टू वार्ड ऑफ द फियर्स सन। फियर्स मतलब बहुत ही खतरनाक, वार्ड ऑफ मतलब बचाव करना, आ रहा है वही सेंस। वार्ड ऑफ और पैरी अवे का मतलब है सेम। ही यूज्ड हिज अम्ब्रेला टू वार्ड ऑफ द फियर्स सन। चलो अगेन वही हमारा फुटबॉल का मैच आ गया। आफ्टर द फर्स्ट हाफ द कीपर वॉज अगेन इन एक्शन, ही वार्डेड ऑफ। आया था हमारे पास सेंटेंस, ही वार्डेड ऑफ अ बॉच्ड क्लियरेंस फ्रॉम द डिफेंडर। डिफेंडर ने बड़ी गंदी वो करी, क्लियर करा, लेकिन क्या करा, कीपर ने बचा लिया, कीपर ने बचाव किया। समझ में आ गया, वार्ड ऑफ पैरी अवे बोथ आर सेम। ये क्या हो गया, चलो ठीक है कोई बात। एक सेकेंड, हाँ। एग्जैक्टिंग, एग्जैक्टिंग का मतलब तो वैसे ही ईजी है। एग्जैक्टिंग मतलब एग्जैक्ट, बिल्कुल वैसा का वैसा, है ना। बस थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, थोड़ा सा। देखो इसका वर्ड बना कैसे, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। अगर एग्जैक्टिंग एज एन एडजेक्टिव पढ़ोगे ना आप, यहाँ पे हम वर्ब पढ़ेंगे, इस सेंटेंस के लिए वर्ब ही पढ़ना है हमको। हमारा मेन ध्यान इसी सेंटेंसेस पे ध्यान रखना, इन सेंटेंसेस के थ्रू ही आप पढ़ पाओगे इन चीज़ों को। लेकिन क्योंकि शब्द है तो एडजेक्टिव, अगर एग्जैक्टिंग एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं हम, माई टीचर हैज़ एग्जैक्टिंग स्टैंडर्ड्स अबाउट स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशंस। मेरे टीचर के क्या है, एग्जैक्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके, स्पेलिंग और पंक्चुएशन को लेके। अब एग्जैक्टिंग का मतलब मैंने बताया एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल वो का वही, है ना। तो एज एन एडवर्ब एग्जैक्टिंग का मतलब क्या होता है, वेरी प्रिसाइज एंड स्ट्रिक्ट। बहुत ही प्रिसाइज, बिल्कुल वैसा का वैसा, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट। जैसे मान लो तुम्हारे दो तीन दोस्त हैं, वो जब भी तुम खाना खाने जाते हो उनके साथ बोलते हैं नहीं यार मेरे को तो दाल में चीनी चाहिए 2 चम्मच, या नमक चाहिए 2 चम्मच, या जो भी चाहिए, बस 2 ही चम्मच चाहिए, 2 चम्मच से ज़्यादा होगा तो मैं नहीं खाऊंगा। और उनको पता भी चल जाता है कि 2 चम्मच से ज़्यादा है, कम है, कम हो गया तो भी नहीं खाएंगे। तो दे हैव वेरी एग्जैक्टिंग डिमांड्स, मतलब उनकी डिमांड ऐसी है बिल्कुल, भाई ये तो यही, मतलब इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। एग्जैक्ट वही चाहिए उनको। एग्जैक्टिंग का मतलब क्या है, एग्जैक्ट जैसा ही है, लेकिन एज अ वर्ब हम यूज करते हैं थोड़ा सा अलग हो जाता है। जो आपका दोस्त है ना, जो आपके साथ गया है, ही हैज़ वेरी एग्जैक्टिंग डिमांड्स।
तो एग्जैक्टिंग किसके साथ में यूज होता है? डिमांड के साथ में, ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर। ठीक है। एग्जैक्टिंग का एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम है, हमेशा याद रखना है आपको, डिमांडिंग। इसके अलावा कुछ मतलब ही नहीं होता है इसका। अगर कोई डिमांडिंग है, मतलब किसी को कुछ चाहिए, तो वो क्या, उसके लिए हम दूसरा वर्ड क्या यूज़ करते हैं? एग्जैक्टिंग। देखो, सेंटेंस पढ़ते हैं। द पाल्क बे, पाल्क बे कौन सी है? पाल्क स्ट्रेट जो है ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। द पाल्क बे कॉन्फ्लिक्ट, तो क्या होता है? ये हमारा इंडिया, ये इधर श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या होता है? फिशरमैन यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ के यहाँ से यहाँ आते हैं। तो इंडियंस श्रीलंकन को पकड़ लेते हैं, श्रीलंकन इंडियंस को पकड़ लेते हैं। इस कारण जो जो प्रॉब्लम हो रही है ना, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। लोग बोलते हैं हम मछली पकड़ने नहीं गए, बोलते नहीं पकड़ने गए थे, ये बोलते हैं हम नहीं गए थे, ये इंडिया बोलते गए थे। तो ये दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या चाहती है भाई? जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ इलाज निकले उसका, कुछ ना कुछ हो। द पाल्क बे कॉन्फ्लिक्ट एग्जैक्टिंग हाई टॉल एंड क्राइज फॉर अर्ली रिजोल्यूशन, वो चाहती है कुछ ना कुछ हो उस केस में, गवर्नमेंट कुछ करे, और चाहती है कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई रिजोल्यूशन पास हो, और ऐसा हम आगे से हमें ये दिक्कतें ना हो। क्योंकि अभी क्या हुआ, यहाँ पे कुछ लोग मारे गए, इंडियन जब इधर गए थे तमिलनाडु के लोग, तो साउथ, ये सॉरी, श्रीलंका की जो बोट थी या फिर गवर्नमेंट बोट जो थी, उसने इंडियंस को मार दिया। इस कारण ये आर्टिकल आया था। तो एग्जैक्टिंग मतलब इट इज डिमांडिंग, द पाल्क बे कॉन्फ्लिक्ट इज डिमांडिंग अ हाई टोल एंड क्राइज फॉर अर्ली रिजोल्यूशन। और एग्जाम्पल देखते हैं। ही एग्जैक्टेड प्रोमिसेस, ही एग्जैक्टेड प्रोमिसेस दैट अनदर वॉर वुड नेवर बी अलाउड टू हैपन। ही डिमांडेड प्रोमिसेस, क्या करा उसने भाई? मेरे को प्रॉमिस करो कि वापस से दूसरा वॉर नहीं होगा। एग्जैक्टिंग मतलब डिमांडिंग एज एन एड, अगर हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब डिमांडिंग, अदरवाइज एग्जैक्टिंग मतलब एग्जैक्ट ही होता है ना। डिसर्निबल, डिसर्निबल हमेशा याद रखना, डिसर्न ये बहुत जगह वर्ड आता है, डिसर्न यहाँ तक बहुत ज्यादा जगह। डिसर्निबल मतलब क्या है? नोटिशिएबल, परसेप्टिबल मतलब जो दिखे, है ना, जो हो रहा हो ऐसा हमें दिखे। जो सरकार क्या करती है, बड़े बड़े वादे कर देती है, लेकिन एक्चुअल में दे आर नॉट डिसर्निबल, वो दिखते ही नहीं है हमें, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डिसर्निबल मतलब समझ में आ गया? डिसर्निबल मतलब विच इज नोटिसिएबल, जिसे हम देख सकें। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं एक छोटा सा। बिकॉज द स्काई वॉज क्लियर, क्योंकि आसमान बहुत ज़्यादा साफ था, सो क्लियर लिख दें हम यहाँ पे। बिकॉज द स्काई वॉज सो क्लियर द शिप वॉज डिसर्निबल फ्रॉम माइल्स ऑफ, मतलब बहुत दूर थी शिप फिर भी हमको साफ दिख रही थी। आया समझ में? बहुत सिंपल सा वर्ड है। ये डिसर्निबल बहुत जगह यूज में आता है। और डिसर्न, डिसर्न का मतलब भी हम देख लेंगे, छोटा सा मतलब है, अभी देखते हैं इसका। डिसर्न एज अ वर्ब, है ना, और डिसर्निबल इज एन एडजेक्टिव, होता है ना, वर्ब को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करो तो डिसर्न का एडजेक्टिव क्या होता है? डिसर्निबल। डिसर्न क्या है? वर्ब है, अभी देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। स्कैंडल्स हैव नो डिसर्निबल इफेक्ट्स ऑन द करियर ऑफ पावरफुल पीपल, कुछ भी कर दो, कोई भी स्कैंडल कर दो, जो पावरफुल पीपल होते हैं उनके करियर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। दे हैव नो डिसर्निबल इफेक्ट्स, कोई ऐसा इफेक्ट दिखता ही नहीं हमें जिससे कि वो बोल सके हाँ भाई इनका कुछ खराब हो गया, होता ही नहीं है। अब देखो, हमारे एग्जाम सेंटेंस क्या आया था? द ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टू दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज नॉट ऑलवेज बिन डिसर्निबल। कौन सी कॉन्फ्लिक्ट? यही पाल्क स्ट्रेट वाला कॉन्फ्लिक्ट। तो उसके मतलब कोई मानवतावादी अप्रोच वहाँ पे दिखती ही नहीं है। वहाँ तो भाई आया गोली मारो जेल में बंद करो, है ना। वहाँ पे क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच इज नॉट डिसर्निबल, इट इज नॉट नोटिसिएबल। और एग्जांपल अगर देखें तो देखो क्या होता है, मान लो तुम 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो इस इंग्लिश की वीडियो की तुम 3 3 बार, 5 5 बार, 10 10 बार देख ले, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अभी डिसर्निबल वर्ड तुम्हारे सामने आ गया, तुमको उसका मतलब ही नहीं पता 10 बार पढ़ने के बाद भी। तो ऑल दो यू प्रैक्टिस फॉर 4 आवर्स डेली, आप 4 घंटे रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, देर इज नो डिसर्निबल इफेक्ट ऑन योर स्टडी, आपकी पढ़ाई पे कोई नोटिसिएबल इफेक्ट नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। ठीक है। कई लोग होते हैं ना पूरी रात रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो वही, अरे यार पता नहीं क्या पढ़ा था। सो दे हैव, देर इज नो डिसर्निबल इफेक्ट इन देयर स्टडी। समझ में आया?
चलिए, अब देखते हैं हम डिसर्न का मतलब। डिसर्न क्या है? एक वर्ब है ना? इसका मतलब क्या होगा? नोटिस करना किस चीज़ को, ऑब्जर्व करना किस चीज़ को, है ना? या फिर रिकग्नाइज करना, भाई हाँ एक्चुअल में ऐसा ही था या नहीं था, या फिर पता करना, फाइंड आउट। ये सब डिसर्न का मतलब है ना, नोटिस करना। इट इज़ हार्ड टू डिसर्न डिफरेंस बिटवीन ट्विंस। अगर कोई ट्विंस हैं, सो वी कैनॉट डिसर्न द डिफरेंसेस, हम उनके बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते, है ना? समझ में आ गया डिसर्न का मतलब? सेम है। वीन अवे फ्रॉम, ये वर्ड है ऐसा कैसा। इसका बहुत ही नाजुक सा मतलब है, जो हम यूज़ भी नहीं करते कभी, ऐसी हमने सोचते नहीं, हिंदी में भी नहीं सोचते हम कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। देखो क्या होता है, ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ में आता है। वीन का मतलब क्या होता है? वीन का मतलब है किसी आदत से छूटना। अकेला कभी यूज़ नहीं होता है, वीन फ्रॉम हमेशा आएगा। वीन फ्रॉम, वीन फ्रॉम। वीन का एक्चुअल अकेले में कोई मतलब है ही नहीं। जब चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर निकले, छोटे छोटे चूजे से हुए ऐसे, अभी जैसे मेरी ड्राइंग है समझ जाना तुम, ठीक है? ये चूजा है। अब जब इसके पर निकल आए, तो ये उड़ना शुरू कर देगा। तो जैसे ही इसके पर निकले, इसने उड़ने की प्रैक्टिस करी, अभी आया नहीं इसको उड़ना, ये उड़ना शुरू करा इसने। तो उस वक्त जब ये उड़ना शुरू करता है, सो ही इज वीनिंग अवे फ्रॉम हिज ओल्ड हैबिट। वीन अवे का मतलब क्या हुआ? टू फोर्स समवन और एन एनिमल टू ब्रेक अ हैबिट। जैसे माँ बच्चों को दूध पिलाती है, कुछ साल के बाद नहीं पिलाती, उसको हटाती है ना? बोले नहीं दूध नहीं है, दूध नहीं है, बोलते ही ना। गाय भी ऐसे करती हैं, कुत्ते भी ऐसे करते हैं, हर जानवर ऐसे ही करता है। तो किसी आदत से फोर्सफुली हटाना, या फिर वो खुद हट जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वीन अवे फ्रॉम। समझ में आ गया? वीन अवे फ्रॉम का मतलब है किसी आदत से हटाना, यही मतलब है इसका, और कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सा सेंटेंस देखते हैं। वी कुडन वीन अवे द डॉग, या फिर कोई भी एनिमल, डॉग नहीं बोलूंगा मैं, पपी बोलते हैं यहाँ पे, द पपी फ्रॉम इट्स मदर। नहीं कर सकते ना अलग? अलग कैसे कर देंगे? वीन अवे द डॉग फ्रॉम इट्स मदर, इट इज़ वेरी हार्ड। किसी को किसी से अलग करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए अभी हम ये वाला देखते हैं, हमारा जो आर्टिकल की लाइन थी। द प्लान टू वीन अवे तमिलनाडु फिशरमैन फ्रॉम द टेंडेंसी टू एक्सप्लॉइट द रिमेनिंग फिशरी रिसोर्सेज। ये कहा श्रीलंका वालों ने, क्या कहा? कि भाई हम क्या चाहते हैं कि तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं, उनकी कौन सी आदत छूट जाए? दे आर एक्सप्लॉइटिंग द रिमेनिंग फिशरी रिसोर्सेज। श्रीलंका वाले क्या कहते हैं? कि वो हमारे यहाँ के जो बचे हुए फिशरी रिसोर्सेज हैं, मतलब जो रिसोर्सेज हैं हमारे सी के अंदर, उनको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। On Sri Lankan side, by replacing their trawlers with deep sea fishing vessels has not really taken off. ट्रॉलर्स मतलब होता है, ऐसी शिप होती है बड़ी बड़ी, जैसे आपने उसमें देखा हो डिस्कवरी में, क्या करते हैं? जाल फेंकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा, फिर उसको ऊपर खींचते हैं, ऊपर खींचते हैं, फिर उसमें बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते हैं। तो ये जो शिप होती है, इसके अंदर जाले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ट्रॉलर्स। और कुछ नहीं होता इसका मतलब। वो कह रहे हैं कि भाई आप ट्रॉलर्स यूज़ मत करो, आप क्या यूज़ करो? डीप सी फिशिंग वेसल, मतलब जो समुंदर के अंदर हो कहीं पे, बस इससे आप पकड़ो, ऊपर मत देखो आप, क्योंकि आप और चीज़ों को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है, ऐसा प्लान है और अच्छा प्लान है, लेकिन ये ऐसा आज तक हुआ नहीं है। तो वीन अवे फ्रॉम, वीन अवे, किसको अलग करना, क्या आदत हटाना चाहते हैं तमिलनाडु फिशरमैन? कि वो आदत जिससे कि वो उनके बचे हुए फिशरी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दे आर वीनिंग अवे Tamil Nadu fishermen from the tendency to exploit the remaining fishery resources by replacing their trawlers with deep sea fishing vessels. देखो एक छोटा सा एग्जांपल और है। It was almost impossible to wean her from her high spending habits. ये होता है ना भाई, मान लो एक लड़की है, बहुत शॉपिंग करती है भैया, 10 तो बॉयफ्रेंड चेंज हो गए, घर वाले परेशान हो गए, क्यों? क्योंकि बहुत खर्चा करती है। तो इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल था उसकी हाई स्पेंडिंग हैबिट्स को उससे दूर करना, या फिर उसको उसकी खर्चीली आदतों से दूर करना।
फिर क्या करा, घर वालों ने बोला शादी करा दो इसकी। करा दी। पति ने खर्च करने के लिए दिए नहीं, तो भैया क्या करे, फिर जाके उसकी आदत छूटी। मजाक कर रहा हूँ, तो सीरियसली मत लेना, ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है फेस्टर। फेस्टर का मतलब होता है, जैसे आप कभी फुंसी हुई होगी ना, क्या बोलते हैं अपन उसको, पिंपल्स। पिंपल्स शुरुआत में छोटे से होते हैं। मान लो ये हमारा ब्यूटीफुल सा चेहरा, ऐसे ऐसे आदमी का बना रहा हूँ मैं, ब्यूटीफुल है ये, है ना, ऐसा मान के चल रहा है ये अरे, ये इसके बाल ऐसे बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पे हो गया इसका पिंपल। पहले छोटा सा था, इसमें ठीक है, जवानी की निशानी है। लेकिन कुछ दिनों बाद ये हो गया इतना बड़ा। अरे यार, इट हैज़ फेस्टर्ड। फेस्टर्ड मतलब फैलना। पस होता है ना, पस जमना, क्या बोलते हैं, मवाद, ये सब, इन सब का मतलब होता है फेस्टरिंग। अगर कुछ ऐसा जमता है ना, यहाँ पे हम वर्ब पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, मवाद जमना, पस जमना, दे और ऑल फेस्टरिंग। तो फेस्टर का मतलब है तो ग्रो एंड स्प्रेड, फैलना, बट नॉट इन अ गुड वे। अच्छी बात थोड़ी है फैलना, फैल तो रहा है ही, लेकिन अच्छी अच्छी बात नहीं है। मतलब कोई चीज़ फैल रही है, कोई नहीं, फैले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉट इन अ गुड वे। इफ इट इज़ नॉट इन अ गुड वे, देन इट इज़ कॉल्ड फेस्टरिंग। डेटोरिएट ग्रेजुअली फिजिकली एंड मेंटली। कोई भी चीज़ अगर फिजिकली मेंटली धीरे 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 डेटोरिएट हो रही है, मतलब वो घट रही है एक तरह से, तो वो भी फेस्टरिंग है। देखो, आप पहले ये वाला एग्जाम्पल पढ़ो, तब जाके आपको आराम समझ में आएगा। व्हेन अ कट गेट्स इन्फेक्टेड, अगर कभी कोई कट लगता है, वो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, इट स्टार्ट्स टू फेस्टर एंड स्मेल बैड। क्या होता है, बड़ा हो जाता है, उसमें मवाद जमा हो जाता है, बहुत गंदी सी बदबू भी आती है उसमें से, और बड़ा गंदा लगता है ना। तो गंदगी हो रही है, फैल तो रहा है, लेकिन गंदे तरीके से। हिज वुंड्स फेस्टर्ड, वुंड्स मतलब घाव। हिज वुंड्स फेस्टर फॉर डेज बिफोर ही गॉट मेडिकल अटेंशन। उसके जो घाव थे फूले जा रहे थे, फूले जा रहे थे, कब तक, जब तक कि उसका मेडिकली वो नहीं गया, डॉक्टर के पास नहीं गया, फिर उसको मेडिकल अटेंशन नहीं दी गई। अब देखो, ये वाला ऐसे भी, हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इमोशनली भी। ये वाला एग्जांपल देखना कितना अच्छा है। हिज फीलिंग्स ऑफ रिजेंटमेंट हैव फेस्टर्ड फॉर ईयर्स। रिजेंटमेंट मतलब पश्चाताप की, उसकी जो फीलिंग थी ना, उसके अंदर से पश्चाताप करने की बहुत इच्छा थी, तो वो बड़े सालों से बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, मतलब वो चाहता है कि मतलब बहुत दुखी है एक तरह से वो, पश्चाताप के कारण। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम नहीं चाहते कि वो फैलें, तो वी शुड डील विद देम। वी शुड डील विद दीज प्रॉब्लम्स नाउ इंस्टेड ऑफ अलाउिंग देम टू फेस्टर। मतलब मान लो दो पड़ोसी हैं, इसके घर में, दोनों के घर में एक ही नल है, होती है इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह। तो कभी ये पानी यूज़ करता है, इसके पास नहीं होता, इसको ही बोलता है ये मेरे को चाहिए, बोलता है मैं नहीं दूंगा, कभी ये, ऐसा इनके साथ होता ही रहता है। तो दे शुड डील विद दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ अलाउिंग देम टू फेस्टर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बढ़े हैं, वो उनको क्या करना चाहिए, इससे डील करना चाहिए, इससे खत्म हो जाए ऐसी प्रॉब्लम। दो नल लगा लो यार, खत्म करो। अब देखो, आ जाओ, अपना जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल था उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। देर इज नो sufficient recognition that the incursion into Sri Lankan water is driven by trawler owners who force their poor employees to do so, who then get killed or arrested, leading to the festering conflict. कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है वहाँ पे। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पक्का नहीं है कि भैया श्रीलंका के जो, बोल रही थी ना हमारे रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो इसी कारण हो रहा हूँ। जो ट्रॉलर ओनर्स हैं, मतलब इनकी शिप है जिसके अंदर वो लोगों को भेजते हैं, और वो जो लोग पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं, जिससे कि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी से ऐसा हो रहा हो, लेकिन बोलते हैं ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो इट इज़ फेस्टरिंग, इट्स दिस कॉन्फ्लिक्ट, है ना, वो बढ़ा रहा है ना इस कॉन्फ्लिक्ट को, बार बार पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, कोई बात नहीं। बहुत सही है भाई, ये हाई एंड ड्राई, इसका मतलब देखो क्या होता है। हाई मतलब आई एम हाई, यू आर सो हाई, मतलब आप पी के टुन्नो, है ना। और ड्राई मतलब वो खाने के लिए कुछ नहीं दिया, सूखा सूखा, तो बड़ा गंदा सा लगता है ना यार। पिला भी रहे हैं और कुछ खाने के लिए भी नहीं है, ऐसे कैसे यार, सूखी सूखी थोड़ी पियेंगे, इतने थोड़ी हैं हम, इतने पियक्कड़ थोड़ी हैं, हमको चखना तो चाहिए, पीने के बाद खाना भी चाहिए। तो हाई एंड ड्राई का मतलब यही है, हाई एंड ड्राई मतलब पीने के बाद कुछ नहीं है खाने के लिए, या पीते वक्त भी कुछ नहीं है खाने के लिए। सो वी आर विदाउट रिसोर्सेस, हमारे पास दारू है लेकिन रिसोर्स नहीं है, चखना ही नहीं है ना। हाई एंड ड्राई का मतलब विदाउट रिसोर्सेज और हेल्प, आपके कोई रिसोर्स नहीं है, मतलब आपको छोड़ दिया, आप अपने हिसाब से रहो,
You do not have any resource or any kind of help. So you are left high and dry. कर लो जाओ जो करना है. पहला मतलब इसका है ना. दूसरा है, क्या होता है, जैसे समुंदर है, लहरें आती हैं बड़ी बड़ी, क्या बोलते हैं, टाइड्स. टाइड्स आती हैं, हाई टाइड लो टाइड. जब हाई टाइड आती है पानी बहुत दूर तक चले जाता है, मतलब जो कोस्टल रीजन होते हैं उनके बीच के ऊपर ही पानी आता है. लेकिन जब लो टाइड आती है पानी बिल्कुल अंदर चले जाता है. जिससे क्या होता है, जो पानी के साथ चीज़ें आई थी वो उसी बीच पे छूट जाती हैं, है ना. तो उस कंडीशन को भी हम हाई एंड ड्राई बोलते हैं. वो यूज़ नहीं आता. हम यहाँ पे क्या यूज़ लेंगे भाई, विदाउट एनी रिसोर्स, कोई हेल्प नहीं हमारे पास. पहले छोटा वाला एग्जांपल देखेंगे. योर फैमिली वुड बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय द डेथ ऑफ द ब्रेड विनर. ब्रेड मतलब खाना जो जो कमाता है, कमाने वाला एक तरह से. ठीक है. जो कमाता है अगर वो मर जाए तो आपकी फैमिली तो भैया विदाउट एनी रिसोर्स और हेल्प हो गई. When the tide goes out, a lot of boats are left high and dry. मतलब बिना पानी के रह जाती हैं, हो ना. बिना पानी चले गया तो बोट वहीं पे रह गई ज़मीन पे ही. आए समझ में दोनों एग्जांपल. विदाउट एनी रिसोर्स और हेल्प, हमको ये ज़्यादा ध्यान में रखना है. इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही. चलो अब आते हैं हम इस पे. आफ्टर मल्टीट्यूड्स ऑफ इन्वेस्टर्स वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई एस सी आर बी ग्रुप फर्म्स reneged on high interest FDs in 1997. क्या हुआ, जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, दे वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई. कैसे छोड़ दिया उनको, हाई एंड ड्राई. व्हेन एस सी आर बी ग्रुप फर्म रेनेक्ड ऑन हाई इंटरेस्ट एफ डीज इन 1997. जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स को हाई एंड ड्राई छोड़ दिया गया था, जब सी आर बी ग्रुप फर्म्स ने हाई इंटरेस्ट एफ डी रेट्स लेनी शुरू कर दी थी. पार्लियामेंट बिस्टोड ग्रेटर पावर्स ओवर सच फर्म्स टू द सेंट्रल बैंक्स टू फिक्स द मैस. पार्लियामेंट ने क्या करा, इन फर्म्स की जगह सेंट्रल बैंक को पावर दे दी कि आप इस दिक्कत को सॉल्व करो. यार वो बेचारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको पैसे तो मिलने चाहिए. आप इतनी एफडी रेट ही बढ़ा दोगे, बहुत अच्छा, मतलब आप सारा पैसा ले लोगे तो फिर वो कैसे करेंगे, इन्वेस्टर्स तो कुछ कमा ही नहीं पाएंगे. सो दे वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई विदाउट एनी रिसोर्सेज. उनके पास पैसा जमा करने के लिए था लेकिन कुछ मिलता ही नहीं था उनको. नेक्स्ट वर्ड है फ्लेज. हम यहाँ पढ़ेंगे फ्लेजिंग, है ना. अच्छा देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, वीन अवे फ्रॉम के अंदर मैंने गलत एग्जांपल दिया था, है ना, ये वाला. हालांकि सेंस सही था, लेकिन इसके पंख जब लग जाते हैं ना. चलो पढ़ते हैं, देखो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. फ्लैज मतलब है, फ्लैजिंग मतलब है, फ्लैजिंग मतलब हम पढ़ेंगे. फ्लैज का मतलब ये बाद में देखेंगे क्या होता है, क्योंकि हमको फ्लैजिंग का मतलब सीखना है. फ्लैजिंग मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक कोई भी ऐसी चीज़ विच इज़ इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड और अंडर डेवलप्ड, मतलब जो बहुत ही नई हो एक तरह से, हम ऐसे बोल दें. या फिर एक चिड़िया, यंग बर्ड, है ना. अब देखना यहाँ पे आप समझ जाओगे. Who has developed wing feathers that are large enough to flight for flight. मतलब एक चिड़िया जिसके पंख इतने बड़े हो चुके हैं कि वो अब उड़ सकती है. वो क्या कर सकती है, उड़ सकती है. जैसी वही चिड़िया, ये चिड़िया है, ठीक है, समझ गया. तो अगर कोई चिड़िया इतनी बड़ी हो जाए कि वो उड़ सकती हो, तो उस यंग बर्ड को हम क्या बोलते हैं, फ्लैज. समझ में आ गया, इसका मतलब होता है फ्लैज. बट फ्लैजिंग मतलब वो इमेच्योर है, भी उसने उड़ना नहीं सीखा है. वो क्या है, इमेच्योर है. देखो, जस्ट आफ्टर दे फ्लैज बर्ड्स टेक देयर फर्स्ट प्रैक्टिस फ्लाइट्स. जैसे ही वो फ्लैज, फ्लैज मतलब वो जैसे ही इतने बड़े हुए कि उनके पंख उड़ने लायक हो गए, सो दे टेक फर्स्ट प्रैक्टिस फ्लाइट्स. उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी. समझ में आ गया. फ्लैजिंग मतलब बिल्कुल नई. द बर्ड इज फ्लैजिंग राइट नाउ. द करंट
इकोनॉमिक क्लाइमेट इज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट फॉर फ्लेजिंग बिजनेसेस, मतलब जो बिल्कुल नए नए बिजनेस है ना, इससे बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी देखा, ये कोविड के अंदर कितने लोग खत्म हो गए, मतलब उनका काम खत्म हो गया क्योंकि वो बहुत नया काम था, बहुत ही छोटा काम था, बहुत इमेच्योर काम था, अंडर डेवलप्ड था। तो दे हैव फ्लेजिंग बिजनेसेस। कैसे बिजनेस थे उनके? फ्लेजिंग बिजनेसेस। और इस करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट के अंदर तो बहुत मुश्किल है ऐसे फ्लेजिंग बिजनेस को करना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हमारा एक सेंटेंस आया था, फ्लेजिंग, दिस वुड इंश्योर द फ्लेजिंग इकोनॉमिक रिकवरी। फ्लेजिंग इकोनॉमिक रिकवरी मतलब हमारी इकोनॉमिक रिकवरी कैसी है? बहुत कम है, अंडर डेवलप्ड है, हम कुछ रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इंडिया की इकोनॉमी घट रही है। टैक्स ही नहीं है, टैक्स क्यों नहीं है? काम नहीं है। ठीक है। तो दिस वुड इंश्योर द फ्लेजिंग इकोनॉमिक रिकवरी इज नॉट हैम्पर्ड बाय फंडिंग कंस्ट्रेंट, मतलब फंडिंग हमने रोक दी एक तरह से, क्योंकि फंडिंग है ही नहीं। कंस्ट्रेंट मतलब रुकावट एक तरह से, मतलब कुछ कंडीशंस लगा दी हमने कि इसके अगर ऐसा होगा तो हम फंडिंग नहीं करेंगे, है ना। तो फंडिंग में रुकावट आने के कारण गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया है जिससे कि क्या हो, हमारी फ्लैजिंग इकोनॉमिक रिकवरी जो है, जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक रिकवरी है, वो हैम्पर ना हो, वो होती रहे, वो आगे बढ़ती रहे। समझ में आया? फ्लैजिंग मतलब क्या होता है? अंडर डेवलप्ड, इमेच्योर, है ना। कोई चीज़ नई, नया नवेला, कैसे लिखते हैं? नया नवेला, बिल्कुल ही अभी सीख रहा है वो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड, इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल का मतलब है भाई इसको सॉल्व करना ही मुश्किल है, नहीं हो सकता है तो छोड़ दो। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, आपको इतने सारे शब्द पढ़ा दिया, आप बोलोगे यार इनको तो याद करना ही मुश्किल है। दे आर इंट्रैक्टेबल टू लर्न, है ना, लेकिन हमको याद तो करना ही नहीं है, हमको उसे सुनना है, सुन लो, क्या दिक्कत है। इंट्रैक्टेबल का मतलब क्या है? विच इज इम्पॉसिबल टू, या फिर डिफिकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल और सॉल्व। बहुत मुश्किल है उसको मैनेज करना, बहुत मुश्किल है उसको कंट्रोल करना, बहुत मुश्किल है उसको सॉल्व करना, मतलब बहुत ही मुश्किल है। गणित का एक सवाल आ गया, a+b+c=9, बताओ b की वैल्यू कितनी? अरे तो है, कई सोचेंगे बहुत मुश्किल है भी, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है इसका आंसर। मान लो ऐसे और दिया है a+b=5, है ना, ऐसे और दिया है, चलो इसको इतना ही दिया है, और हमसे पूछा सी की वैल्यू बताओ, बता देंगे आराम से। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे यार ये क्या पूछ लिया, इट इज़ इंट्रैक्टेबल टू सॉल्व यार, दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी इंट्रैक्टेबल। तो प्रॉब्लम्स ही होती हैं ज़्यादातर इंट्रैक्टेबल, ध्यान रखना है, प्रॉब्लम्स के साथ में आएगा इंट्रैक्टेबल वर्ड, है ना, इतना ध्यान रखना है हमको। इंट्रैक्टेबल मतलब वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू सॉल्व। प्रॉब्लम्स आर इंट्रैक्टेबल, प्रॉब्लम्स होती हैं इंट्रैक्टेबल व्हेन दे कांट बी सॉल्व, जब हम उनको सॉल्व भी नहीं कर सकते तो होंगी वो इंट्रैक्टेबल। द मोस्ट इंट्रैक्टेबल इशू ऑफ आवर एरा क्या है? पोवर्टी, है ना, करप्शन, ये है हमारे इंट्रैक्टेबल इशू जो सॉल्व भी नहीं हो सकते, होए जा रहे हैं, होए जा रहे हैं, गरीबी बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, करप्शन बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। पीपल आर लिविंग इन इंट्रैक्टेबल पॉवर्टी, बहुत ही ऐसी पॉवर्टी में रहना जिसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हम, है ना। हाउएवर दे आर हैप्पी, लेकिन वो फिर भी खुश हैं तो हैं खुश। एन इंट्रैक्टेबल चाइल्ड विच इज़ इम्पॉसिबल टू हैंडल, इस चाइल्ड को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। या आपके साथ मार्केट में जाएगा, टॉफ़ी मांगेगा, चिल्लाने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, दुकान के सामने बैठ जाएगा, दुकान वाला खुद दुखी हो गया, बोलेगा भाई साहब लो यार टॉफ़ी लो, इसको ले जाओ। फिर स्कूल जाएगा, टीचर के सर नहीं पड़ेगा, टीचर को मारेगा, बच्चों को मारेगा, कंट्रोल, इसको मारेंगे तो रोने लग जाएगा। क्या करें इस बच्चे का? इट इज़ वेरी इंट्रैक्टेबल टू कंट्रोल हिम, दिस ही इज़ अ इंट्रैक्टेबल चाइल्ड, ही इज़ एन इंट्रैक्टेबल चाइल्ड। अब देखो हमारा क्वेश्चन, मतलब हमारा सेंटेंस क्या था? इन द फॉरेन पॉलिसी अरीना, फॉरेन पॉलिसी अरीना के अंदर, ये यूएस की फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा है यहाँ पे। इन दिस फॉरेस्ट फॉर इन द फॉरेन पॉलिसी अरीना, रिलेशंस विद चाइना एंड रशिया पोज द मोस्ट इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। चाइना और रशिया के साथ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंट्रैक्टेबल है, मतलब दे आर डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल नहीं कहूँगा मैं, दे आर डिफिकल्ट टू मैनेज, डिफिकल्ट टू सॉल्व। ट्रंप ने कर रखा है ऐसा काम, अभी नई सरकार आ गई। मायर, मायर एक वर्ड है। अच्छा हाँ, अब एक इसमें एक चीज़ और है, इंट्रैक्टेबल, इसका मतलब वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू मैनेज। एक बहुत ही सिंपल सा एक और वर्ड होता है, देखो मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ये शायद दिख जाएगा, ट्रैक्टेबल। इसका मतलब है
जिसको मैनेज कर सकते हैं। एक वर्ड सुना होगा आपने, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट उसी के साथ बनता है जिसके साथ बन सकता है, जो मैनेज हो सकता है। अगर कोई चीज़ मैनेज ही नहीं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। जैसे हम बोले हैं वी कैनॉट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद दैट कंपनी, हम उस कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी इंट्रैक्टेबल व्हेन इट कम्स टू मनी। जैसे पैसे में बात आती है वो हार्ड टू हैंडल हो जाते हैं। इंट्रैक्टेबल का ये क्या है, एंटोनिम। क्या है इसका? एंटोनिम, ध्यान रखना, है ना। इंट्रैक्टेबल मतलब हार्ड टू मैनेज, और ट्रैक्टेबल मतलब इजी टू मैनेज। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मायर। मायर जो वर्ड है, मायर का मतलब होता है दलदल, एक तरह से, है ना। स्क्विब जैसे हम कहते हैं, स्वैम्प जैसे हम कहते हैं, ठीक है। मायर मतलब दलदल, मायर्ड इन मतलब दलदल में फंसना। और ये मायर के साथ मायर्ड इन ही आता, ध्यान रखना इसको भी। अगर हम वर्ब की तरह यूज में करते हैं तो वी यूज मायर्ड इन, इसके अलावा कुछ और यूज नहीं होता। मतलब हम फंस गए दलदल में, ट्रैप्ड इन द मायर, दलदल में फंसना, डिफिकल्टी में होना, या फिर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, सेम ही बात है। मतलब अगर आप फंस गए तो आप फंस ही गए उस चीज़ में, निकलना मुश्किल है। जैसे आपको ही, आप अपने स्कूल से आए, आपको होमवर्क करना है, 6 घंटे के लिए आप होमवर्क में फंस गए, है ना। इतना सारा होमवर्क था किस दिन। यू कुड बी मायर्ड इन 6 आवर्स ऑफ होमवर्क, 6 घंटे तक आप काम ही कर रहे हो। वैन यू आर मायर्ड इट फील्स लाइक यू आर सिंकिंग टू क्विक सैंड। मतलब जब आप ऐसे फंस जाते हो ना किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में, या फिर किसी भी प्रॉब्लम में, तो आपको ऐसा लगता है कि आप दलदल में फंस गए एक्चुअल में, या फिर आप अंदर धसे ही जा रहे हो, धसे ही जा रहे हो, आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो उस प्रॉब्लम को। इतना सा मतलब है इसका। देखो सेंटेंस देखते हैं। अनलेस द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन रीचेस एन एग्रीमेंट विद तेहरान सून। जब तक कि यूएस का नया एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिडेन की सरकार जो है, किसी एक एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचती है तेहरान के साथ, बायलेटरल टाइज कुड बी मायर्ड इन हॉस्टिलिटी। बायलेटरल मतलब दोनों मिलके जो भी डिसीजन लेते हैं वो कहाँ फंस सकते हैं, हॉस्टिलिटी के अंदर, मतलब उनमें लड़ाइयाँ हो सकती हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, क्योंकि जो तेहरान है ना वो ईरान की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? ईरान की। और ईरान में सबसे ज़्यादा क्या होता है, यूरेनियम, मतलब न्यूक्लियर बहुत ज़्यादा है इनके पास। क्या बोलते हैं उसको, हाँ यूरेनियम है, तो न्यूक्लियर पावर बहुत ज़्यादा है इनके पास। तो अगर कोई ढंग का एग्रीमेंट नहीं निकालती है, क्योंकि ट्रंप ने तो वहाँ पे बहुत ही बुरा हाल कर रखा था, सब कुछ तोड़ दिया, उसने जितने भी रिलेशन थे सब तोड़ दिए थे ईरान के साथ। तो अगर तेहरान के साथ यूएस या वॉशिंगटन ढंग से रिलेशन नहीं करते हैं, तो उनके जो भी बायलेटरल टाइज हैं, उन दोनों के बीच में जो भी संधियां हैं, वो सब किस में जा सकती हैं, वो हॉस्टिलिटी के दलदल में फंस सकती हैं, मतलब वो लड़ाई के दलदल में फंस सकती हैं। अब अगला वर्ड है अपेंड। अपेंड का मतलब है, अगर मान लो आपके मुंह यहाँ पे है, और अरे हट यार, ये आपके हाथ, ये आपकी टांग, मैं आपको ऐसा कर दूँ, आपका मुंह यहाँ पे, आपकी टांगें यहाँ पे, आपके हाथ यहाँ पे, है ना। ठीक है, उल्टा कर दिया अगर हमने किसी चीज़ को, कंप्लीटली उल्टा कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया। क्या कर दिया हमने? अपसाइड डाउन। तो उसको हम बोलते हैं अपेंड। बस इतना ही है इसका मतलब। क्यों करते हैं? बियर की बोतल सबने देखी होगी, जिसने नहीं देखी होगी बता दूं, कुछ ऐसी होती है। कोई भी बोतल हो, आपको एक गिलास में रखना है, अब क्या करोगे? यू हैव टू अपेंड इट। आपको इसको ऐसे करना ही पड़ेगा ना, तभी तो जाएगा इसके अंदर अपना सोमरस, तभी तो भरेगी ये। और फिर इस गिलास को खाली करने के लिए आपको इसको अपेंड करना पड़ेगा, इसको पिलाना भी तो पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? वी अपेंड द बॉटल। देखो, शी अपेंडेड अ कैन ऑफ सूप ओवर हिज शर्ट, मतलब उसने क्या करा, एक सूप का कैन था, उसको उसने उसके ऊपर ढोल दिया, उल्टा कर दिया। अब लड़ाई हो रखी होगी, जो भी हो रखा होगा दोनों के बीच में। द वे यू अपेंड अ बॉटल ऑफ रूट बियर, रूट बियर की बोतल को जैसे तुम बिल्कुल उल्टा करके गिलास से भरते हो ना, हाँ अमेजिंग है यार, बड़ा सही काम करते हो तुम, मज़ा आता है उसको देख के। अ पेयर ऑफ सॉन वर फीडिंग बाय अपेंडिंग। अब सॉन्स क्या होते हैं? वो क्या करते हैं, अपने मुंह को पानी के अंदर डालते हैं। हम थोड़ी डालते हैं, मतलब मुंह को नीचे करते हैं, तो दे अपेंड देमसेल्फ, है ना। चलो अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं। द मोस्ट प्रेशरिंग क्या लिखा है? द मोस्ट प्रेसिंग इशू इन
is the concern that the present scenario may upend their non-proliferation strategy and increase tension between two countries. सबसे प्रेसिंग इशू क्या है यहाँ पे कि जो अभी का सिनेरियो है किस किस के बीच में, यूएस और ईरान के बीच में, उसके कारण क्या हो सकता है, जो उनकी नॉन प्रोलिफरेशन स्ट्रेटजी है उसको वो उल्टा कर सकते हैं। मतलब यूएस क्या कहता है या फिर ईरान क्या, नॉन प्रोलिफरेशन स्ट्रेटजी किसके अंदर है, हमारे न्यूक्लियर वॉर के अंदर, कि आपको ज़्यादा नहीं फैलाना है इस चीज़ को, न्यूक्लियर पावर आपको ज़्यादा, मतलब ज़्यादा रॉकेट वगैरह ऐसी जो भी चीज़ें ये नहीं बनानी है। तो वो उसको उल्टा कर सकता है अगर ऐसा हुआ, टेंशन इंक्रीज हो रही है उनके बीच में, अगर वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती रही तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर वो उसको मानेंगे ही नहीं, कौन, ईरान वाले। तो उससे दोनों के बीच में टेंशन बढ़ जाएगी। अपेंड का मतलब है उल्टा कर देना, है ना, समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रानियस। बोर हो गए होंगे मुझे पता है, लेकिन अभी थोड़े बहुत वर्ड्स और हैं, ज़्यादा नहीं है, 7-8 होंगे, बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, आप आराम से देखिएगा, थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो। एक्सट्रानियस, चलो थोड़ा जल्दी देखते हैं। एक्सट्रानियस का मतलब क्या है? यहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब है जो एक्स्ट्रा है, हमारे किसी काम का ही नहीं है ना। तो नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद और रिलेटेड टू समथिंग, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो आ रहा है फालतू में, पता नहीं कहीं को बोल रहे हैं। ठीक है। जैसे एक्सट्रानियस इन्फॉर्मेशन जो हमारे किसी काम की नहीं है, जैसे होता है ना, मम्मी पापा ज्ञान देने लगते हैं तो ज्ञान इतना देते हैं कि वो जो हमारे काम की बातें नहीं होती, जैसे हमारे, मान लो हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, बोलते बेटा पढ़ा कर लिखा कर, इतना समझ में आता है, अपने दोस्तों के साथ मत घुमा कर, चलो ठीक है, ज़्यादा खेलने मत जाएगा, चलो ठीक है, खेलने से काले हो जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है यार, यहाँ पे काले हो जाते हैं का? तो ये जो फालतू की इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ एक्सट्रानियस इन्फॉर्मेशन। वी मस्ट नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय एक्सट्रानियस इश्यूज, शी सेड, कि भाई फालतू की चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, उनसे हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। डोंट रिलाई अपॉन एन एक्सट्रानियस इनकम, मतलब बाहर की इनकम, जो आप सैलरी से नहीं कमा रहे, ऊपर की कमाई, उस पर डिपेंड मत हो, या फिर कहीं और बाहर से आप कमा रहे हो, वो हमेशा नहीं आएगी। द extraneous noise you hear when you are in a theater or a train passes by, जो आपके सामने से ट्रेन जा रही है या फिर आप कहीं थिएटर में, तो आपको अलग अलग आवाज़ें आती हैं जो आपको किसी काम की नहीं, बाहर से हैं वो आवाज़ें, आप दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप दोनों की नहीं है, किसी और की आवाज़ आ रही है, तो इट इज़ एक्सट्रानियस नॉइस। ठीक है। एक्सट्रानियस का मतलब बाहर की चीज़ है, मतलब जो हमारे किसी काम की नहीं है, फालतू की चीज़ है। अब देखो, उनसे मतलब जो बात हम कर रहे हैं जिनका मतलब उनसे ना हो, वो बातें क्या होती हैं, एक्सट्रानियस। Biden's inauguration that subjects such as Iran's missile program and its regional policy. अब बिडेन ने क्या करा, कुछ नई नई चीज़ें शुरू करी, जैसे ईरान मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया, कोई उसकी रीजनल पॉलिसी शुरू करी। दे शुड नॉट बी लिंक्ड विद द न्यूक्लियर डील, जो उनकी न्यूक्लियर डील थी उसके साथ इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बिकॉज दे आर एक्सट्रानियस इश्यूज, ये अलग इशू हैं और ये अलग इशू है। यहाँ पे दो इशू हैं, कौन सा, न्यूक्लियर इशू और ये ईरान मिसाइल प्रोग्राम एंड इट्स रीजनल पॉलिसी, ये वाला इशू, दे बोथ आर डिफरेंट इशूज। तो इन दोनों को आपस में लिंक नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर एक्सट्रानियस इशूज। समझ में आ गया एक्सट्रानियस का मतलब? हार्ड लाइनर्स, हार्ड लाइनर्स ऐसा आदमी, आदमी नहीं, ऐसा पॉलिटिशियन, ध्यान रखना, ऐसा पॉलिटिशियन जो बिल्कुल अपने वादे पे या फिर अपने जो उसको उसने जो बोल दिया ना उस पर टिके रहे। उसने बोल दिया कि जैसे अभी हो रहा है, किसान बोल रहे हैं हटाओ, गवर्नमेंट बोल रही है नहीं हटाएंगे, कर लो जो करना है। तो अभी हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे हमारे कृषि मंत्री, वो, ही इज़ अ हार्ड लाइनर पॉलिटिशियन, मतलब ये बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छी भी नहीं है कभी कभी, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हार्ड लाइनर्स। अब यहाँ हार्ड लाइनर्स मतलब ऐसे पॉलिटिशियंस के लिए ही डिस्क्राइब होता है एक्चुअली ये, वो स्टिक स्टबर्नली टू अ पर्टिकुलर पोजीशन और पॉलिसी, जो बिल्कुल जुड़े हुए हैं उस चीज़ से, ये ऐसा ही करना है, ऐसा ही होगा, जो करना है कर लो। इट इज़ मो इट इज़ मोस्ट कॉमन, ये है इट इज़, है ना, इट्स नहीं है, इट इज़ मोस्ट कॉमन टू टॉक अबाउट अ कंजर्वेटिव हार्डलाइनर। बहुत कॉमन है एक हार्डलाइनर जो बिल्कुल कंजर्वेटिव है, किससे बोलता ही नहीं। और कुछ ऐसे इशू हैं या फिर कुछ ऐसे लोग, देखो इसका ये लाइन समझ में आ जाएगा तुमको। नीदर हार्डलाइनर्स नॉर रिफॉर्मर्स, मतलब ना तो हार्डलाइनर्स जो रुके हुए हैं या ना रिफॉर्मर्स जो रिफॉर्म चाहते हैं, वुड बी लाइकली टू वांट हिम एज देयर लीडर, दोनों में से कोई भी नहीं चाहेगा कि वो उनका लीडर बन जाए। समझ में आ गया? अ बूस्ट टू हार्डलाइनर्स, इट इज अ हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर। हार्डलाइनर्स मतलब पॉलिटिशियंस जो बिल्कुल ही जिद्दी हों,
प्रीक्लूड, एक्सक्लूड मतलब निकाल देना, है ना। इंक्लूड मतलब मिला देना। प्रीक्लूड क्या आ गया यार, ये तो अलग सही वर्ड है। प्रीक्लूड मतलब है किसी चीज को होने से रोकना, ठीक है, उसको होने ही नहीं देना। प्रीक्लूड का मतलब है किसी चीज को होने से रोकना। ध्यान रखना इस बात को, प्रीक्लूड का मतलब है किसी चीज को होने से रोकना और कुछ नहीं है इसका मतलब, ठीक है। टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग, प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू मेक इट इम्पॉसिबल, तीनों सेम ही बात है। किसी चीज को होने से रोकना, किसी चीज को कुछ करने ना देना, किसी चीज को इम्पॉसिबल ही बना देना। अगर कोई चीज प्रीक्लूड हो गई तो इट इज इम्पॉसिबल टू हैपन। प्रीक्लूड का मतलब क्या, नहीं होने देना। इफ समथिंग इज प्रीक्लूडेड इट कैनॉट हैपन, है ना। देखो, his difficulties preclude his difficulties preclude him from leading a normal life, उसकी difficulties ने उसकी उसको normal life जीने ही नहीं दे रही थी वो, है ना। it is prevent from happening, क्या होने से रोक रही थी वो, कि वो एक अच्छी सी normal life जी ले। his difficulties preclude him from leading a normal life, staying away from water ये देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं डिक्शनरी पढ़ रहा था उसके अंदर को मिला था। स्टेइंग अवे फ्रॉम वाटर प्रीक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्राउनिंग, है ना। अगर हम पानी से दूर रहेंगे तो हम नहीं डूबेंगे, सीधी सी बात है। इट प्रीक्लूड्स मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू ड्राउन इफ वी आर अवे फ्रॉम वाटर, बट इट ऑल्सो प्रीक्लूड्स एनी चांस ऑफ हैविंग फन स्विमिंग। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, इट ऑल्सो प्रीक्लूड्स क्या चीज को और हटा देती है ये, जो हमको तैरने से जो फन मिलता, जो मजा मिलता हमको, उस चीज को भी छीन लेती है, वो भी नहीं होता फिर। ना तो हम डूबते हैं ना हमको मजा आता है तैरने में। स्टेइंग अवे फ्रॉम वाटर प्रीक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्राउनिंग, डूबने से तो बच गए। दो, इट ऑल्सो प्रीक्लूड्स एनी चांस ऑफ हैविंग फन स्विमिंग, लेकिन हमको जो तैरने में मजा आता है वो भी नहीं आएगा, दोनों चीजों से बच जाएंगे हम। अब देखिए इसका सेंटेंस क्या था। अ न्यू रेडिकल ईरानियन डिस्पेंसेशन विल इंसिस्ट ऑन अ फूल प्रूफ क्लॉज, ईरानियन डिस्पेंसेशन मतलब जो ईरानियन सरकार है जो बिल्कुल ही अभी चेंज हो चुकी है, पहले ऐसी नहीं है वो दबने वाली, क्योंकि उसने धोखा खा लिया एक बार। A new radical Iranian dispensation will insist on a foolproof clause that will preclude, क्या कर देगा, उन्हें एक ऐसा क्लॉज चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ चाहिए कि भाई हाँ ऐसा लिख के दो हमको, जिससे कि आगे ऐसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं, इसको हम खत्म ही कर दें, ऐसा हो ही ना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, दैट विल प्रीक्लूड अ रिपीटेशन ऑफ यूएस यूनिलैटरल विड्रॉल। क्या हुआ था, ट्रंप ने इनके बीच में जो भी संधि थी, उसने ट्रंप ने बोल दिया मैं तो नहीं मान रहा इस बात को, कर लो जो करना है। अब ईरानी लोग क्या करते हैं, मत मान, कुछ कर तो सकते नहीं है, हमला तो कर नहीं सकते, यूएन है यहाँ पे, करने ही नहीं देगा। लेकिन अब जो ईरानियन है, क्योंकि जो बिडेन चाहता है कि ईरान उसके साथ में आए, ये न्यूक्लियर पावर वगैरह ज़्यादा खेल ना हो, तो इसके लिए जो ईरानियन डिस्पेंसेशन है वो क्या बोल रहा है कि हमको ऐसा फूल प्रूफ क्लॉज दो जिससे कि वापस से आपका यूनिलैटरल विड्रॉल, यूनिलैटरल मतलब एक तरफा विड्रॉल नहीं हो, उसका रिपीटेशन ना हो, वो प्रीक्लूड हो जाए, वो हो ही ना। वी आर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम हैपनिंग, समझ में आया प्रीक्लूड का मतलब, बचाना, होने ही ना देना। नेक्स्ट वर्ड है एफिकेसी। एफिकेसी का मोटा मोटा मतलब होता है इफेक्टिव, है ना, इफेक्टिवनेस। अगर कोई चीज इफेक्टिव है तो वो एफिकेसी है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग इफेक्टिव, इफेक्टिवनेस, बस इतना ही मतलब है एफिकेसी का। मतलब किसी चीज की इफेक्टिवनेस मतलब वो कितना जरूरी है ना, जरूरत एक तरह से, उसको हम बोलते हैं एफिकेसी ऑफ दैट थिंग। अब देखो कैसे, यू माइट नॉट लाइक टू ईट, तुम्हें खाना पसंद नहीं है, क्या खाना पसंद नहीं है, ब्रोकली खाना पसंद नहीं है तुमको, बट यू कांट क्वेश्चन द एफिकेसी ऑफ ब्रोकली एज अ हेल्थ बेनिफिट। लेकिन तुम इस बात पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि ब्रोकली सेहत के लिए अच्छी नहीं है ना। एफिकेसी मतलब ज़रूरत है हमारी हमें अपनी बॉडी के लिए ब्रोकली की, ठीक है। देर इज एन एफिकेसी फॉर अ हेल्थ बेनिफिट। द ड्रग्स एफिकेसी हैज़ बीन क्वेश्चन बाय कंज्यूमर्स एडवोकेट। ड्रग की एफिकेसी मतलब ये ड्रग कैसा है, इसकी ज़रूरत क्या है, जो कंज्यूमर के एडवोकेट्स हैं उन्होंने इसको उठाया, उन्होंने इस पर क्वेश्चन किया। एफिकेसी मतलब उसकी ज़रूरत, वो कितना इफेक्टिव है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग इफेक्टिव, एफिकेसी का मतलब है इफेक्टिव, एफिकेसी इफेक्टिव। और ज़्यादातर ये
मेडिकल लाइन में काम आता है, ध्यान रखना एफिकेसी वर्ड। एक साइंटिस्ट क्या करता है, ही डज अ रिसर्च टू डिटरमाइन द एफिकेसी ऑफ अ वैक्सीन, उस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कितनी जरूरी है हो, कितनी अच्छी है वो। इस चीज को कौन चेक करता है, साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करता है। क्या करता है साइंटिस्ट, डज अ रिसर्च टू डिटरमाइन द एफिकेसी ऑफ अ वैक्सीन और अ मेडिसिन, ठीक है। और फिर बताता है कि हाउ मच एफिकेशियस इट विल बी, मतलब कितनी ज़रूरतमंद रहेगी। वैसे कोरोना का टाइम चल रहा था, तो कोरोना के टाइम पे भी कोवैक्सीन चल रही है और बहुत सारी वैक्सीन चल रही हैं, है ना। तो वो कितनी एफिकेशियस हैं, एफिकेशियस मेडिसिन, मतलब कितनी ज़रूरी हैं वो, कितनी इफेक्टिव मेडिसिन हैं वो। समझ में आ गया। देखो, breaching the line meant to protect the autonomy and efficacy of regulating bodies and external research entities। किसी ने क्या करा, जो लाइन थी, कौन सी लाइन, मतलब दो चीज़ों के बीच में, इस लाइन का मतलब यहाँ पे लाइन नहीं है, इसका मतलब है क्या बोलते हैं उसको, मतलब उनके बीच में एक, उससे आगे नहीं, हद, है ना। हमने एक हद पार करी, कौन सी हद पार करी, ब्रीचिंग द लाइन। अगर आपने ये हद पार करी, इसका मतलब है ब्रीचिंग द लाइन, अगर आपने हद पार करी, क्या हद है, टू प्रोटेक्ट द ऑटोनॉमी एंड एफिकेसी ऑफ रेगुलेटिंग बॉडीज, उनकी इफेक्टिवनेस और उनको ऑटोनॉमस कराने का मतलब वो किसी के अंडर नहीं है। तो अगर आपने इस लाइन को पार करते हैं तो कुछ बुरा ही होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, एफिकेसी मतलब ज़रूरतमंद, उसकी इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा, ध्यान रखिएगा इतना। अगर कुछ इफेक्टिव है तो वो एफिकेशियस है। हाँ, उसका प्रभाव, कितना प्रभाव है उसका। विट्रियल, विट्रियल बड़ा सिंपल सा शब्द है। विट्रियल मतलब है बुरा, खत्म। हमारे नाटक बहुत बुरे, मतलब न्यूज़ जो आ रही है आजकल उसमें बहुत ही हेट्रेट फैला रहे हैं, जहर बांट रहे हैं, मतलब एक तरह से बोलते हैं ना वैसे। तो वो जो न्यूज़ है वो विट्रियल पैदा कर रही है ना। हार्श, नेस्टी और बिटर क्रिटिसिज्म और मलाइस, किसी को बहुत ही बुरा भला कहना या फिर बिल्कुल ही गंदा किसी का क्रिटिसाइज करना, उसको बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज करना। अ प्रोग्राम, ये देखो इसका क्वेश्चन जो था, अ प्रोग्राम दैट स्प्रेड वीनम या फिर वेनम एंड विट्रियल इन आवर पब्लिक स्फेयर वाज फाउंड ऑफेंसिव बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। ऐसा प्रोग्राम जो जहर और ऐसी, मतलब बिल्कुल ही किसी को बुरा भला ऐसा कह रहा था, हमारे टीवी प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम, है ना। तो वो हर किसी ने बोला कि ये भाई ऑफेंसिव है, इसको हटाओ। वो हटा नहीं हटा वो बात अलग है, लेकिन ऐसा बोला गया। देखो, पॉलिटिशियन कमेंटेटर्स स्प्यूइंग एंग्री विट्रियल, मतलब वो थूक रहे हैं, क्या मतलब वो बिल्कुल ही बहुत ही खतरनाक तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको। क्या कर रहे हैं, एक तरह से आपको नंगा कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, नंगा। देखो हमने एक वर्ड भी पढ़ा था उसके लिए, मतलब खुलेआम, खुलेआम किसी की बेइज्जती करना क्या होता है, बताओ क्या होता है, याद आ गया। ठीक है, खुलेआम किसी की बेइज्जती करना मतलब वी आर फ्लेइंग हिम। तो वैसे ही विट्रियल का मतलब है कि वो बिल्कुल ही खुलेआम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस, है ना। सीइंग एन एक्सट्रीम वर्जन ऑफ हिज विट्रियोलिक ब्रॉडकास्ट इन द न्यूज दो वी वर अपार्ट, मतलब उसने कितना ऐसे बुरा भला कहा, ये वो सो ऐसा वैसा, इनकी ऐसी वैसी, कोई भी आदमी होगा जिसने किसी आदमी को कहा, तो हम तो भाई डर गए, हम तो चकित रह गए कि ऐसे कैसे बोल रहा है। इट वॉज एज इफ हिज वर्ड्स वर स्प्रेइंग विट्रियल ऑन हर फेस, ऐसा लग रहा था मानो वो अपने मुंह से उसको, उस पर जहर फेंक रहा, मतलब उसकी बहुत ही बुरी कड़ी निंदा कर रहा था उसके सामने, उसके मुंह पे, अपने शब्दों से। ग्राउंड स्वेल के दो मतलब हैं हमारे। एक तो होता है ऐसे समुंदर है, तो समुंदर में ऐसे तूफान आते हैं इतने लंबे लंबे ना ऐसे, ये होती हैं, ये भी ग्राउंड स्वेल होती है। तो वहाँ पे क्या आता है, ऐसे हो जाता है, ग्राउंड और स्वेल दो अलग अलग शब्द बन जाते हैं। अंडू का ऑप्शन नहीं आता क्या इसमें, चलो ठीक है। ग्राउंड स्वेल का मतलब है बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठना, है ना। बस एक तो ये मतलब है। दूसरा मतलब है, अगर पब्लिक, किसी, मतलब ज्यादातर लोग, जैसे अभी हुआ था रेहा चक्रवर्ती को सब लोगों ने बुरा भला कहा, और वो कैसी भी हो वो हमको पता नहीं है, लेकिन वो सबकी नज़रों में बुरी बनी। तो इट इज़ अ ग्राउंड्सवेल ओपिनियन, है ना। वो क्या था, सब लोगों का ओपिनियन था, मतलब सब लोग मिलके जो भी होता है ज़्यादातर लोगों के बीच में, है ना।
जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को लोग बाग बोलते हैं कि पता नहीं क्या थी, इंडिया ऐसा था, वो ऐसा था, लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग बिलीव करते हैं वही हिस्ट्री बन गई, वही हम पढ़ रहे हैं। तो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जो भी फीलिंग है, जो भी वो सोचते हैं, इट इज कॉल्ड ग्राउंडस्वेल। ठीक है, और कुछ नहीं होता ग्राउंडस्वेल। देयर इज अ ग्राउंडस्वेल ऑफ ओपिनियन अगेंस्ट द न्यू रूल्स, मतलब नए रूल के खिलाफ बहुत सारे लोग उसे खराब मानते हैं। दिस ग्राउंडस्वेल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सून रीच द कॉरिडोर ऑफ पावर। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो भी लोगों की सहमत, लोगों का जो भी राय थी, वो बहुत ही जल्दी जहाँ मतलब ताकत जो रूल बनाते हैं उनके पास से पहुंच गई। जैसे भी किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग इसे बोल रहे हैं ये लॉ खराब है। अब सही है या खराब है वो हमें तो नहीं पता, मगर ज्यादातर लोग उसे खराब कह रहे हैं, ज्यादातर किसान खराब कह रहे हैं, तो इट इज अ ग्राउंड ऑफ ओपिनियन ऑफ फार्मर्स, है ना, क्योंकि वो ज्यादातर लोग उसे खराब कह रहे हैं। अब देखते हैं इसका। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड द काउंटर इफेक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक have in fact provided a groundswell of change on which true reform is riding। मतलब उन्होंने एक ऐसा ग्राउंडस्वेल हमको दे दिया, मतलब ऐसा ओपिनियन बना दिया बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि हाँ भाई एजुकेशन है तो ऑनलाइन ही होनी चाहिए, है ना, पढ़ाना तो ऑनलाइन ही है, हर चीज़ ऑनलाइन करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे इफेक्ट पड़ी, तो इससे एक नया मतलब लोगों के बीच में ओपिनियन बन गया कि हाँ यार इंटरनेट ज़रूरी है। तो इससे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, हमारा एजुकेशन लेवल अलग ही हो जाएगा थोड़े सालों में। तो ग्राउंडस्वेल मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में जो भी वो सोचते हैं, ज़्यादातर लोगों की राय एक तरह से। एक लाइन है क्लैरियन कॉल। क्लैरियन कॉल, क्लैरियन कॉल मतलब ऐसी कॉल जो आप, जो सुनाई ही सुनाई देगी। क्लैरियन एक ये था, या अभी भी होता है, इसे हम भोपू कहते हैं, है ना, भोपू, हिंदी में भोपू भी बोलते हैं। मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है क्लैरियन। तो इसकी आवाज़ ऐसी होती है, इसको आपको नहीं भी सुनना चाहोगे ना तो भी आपको सुनाई देगी। इसकी आवाज़ सुनाई देती है, इसकी आवाज़ को आप ऐसे नहीं कह सकते मुझको सुनाई नहीं दिया। कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं अलार्म की आवाज़ सुनाई नहीं दी यार, आपने बुलाया मेरे को सुनाई नहीं दिया। लेकिन अगर क्लैरियन बजेगा तो सबको सुनाई देगा। तो अ क्लैरियन कॉल मतलब ऐसी कॉल जो हर किसी को सुनाई दे, कोई ऐसा ना बोले जिसको ना सुनाई दे, ऐसा होगा ही नहीं कोई। क्लैरियन मतलब है लाउड एंड क्लियर, है ना, ऐसी आवाज़ जो सबको सुनाई दे। अ कॉल टू समथिंग दैट इज हार्ड टू इग्नोर, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो सुनाई ही देगी हमको। अ वेरी क्लियर मैसेज और इंस्ट्रक्शन अबाउट व्हाट एक्शन इज नीडेड, मतलब ऐसा कोई क्लियर मैसेज या इंस्ट्रक्शन जिसमें पता चल जाएगा हमको क्या करना है। द गवर्नमेंट गेव अ क्लैरियन कॉल टू इरेडिकेट पॉवर्टी, मतलब उन्होंने पॉवर्टी के लिए ऐसी कॉल, मतलब ऐसा कुछ बताया कि जो सबको सुनाई दिया, सबको ये करना ही है। यहाँ पे देखो, ही इशूड अ क्लैरियन कॉल टू यंग पीपल टू ज्वाइन द पार्टी, उसने बिल्कुल स्पष्ट मैसेज दिया कि भाई जो नए लोग हैं वो जुड़े पार्टी से। ही ट्राइड टू स्पीक विद क्लैरियन वॉइस, बिल्कुल क्लियर वॉइस से उसने बात करने की सोची। बस इतने ही वर्ड्स थे हमारे पास। क्लैरियन कॉल वाज द लास्ट वर्ड। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो इस 25 तारीख के पेपर में मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। जैसे पॉक्सो के बारे में था, पॉक्सो का मतलब क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, है ना, पॉक्सो लॉ है इंडिया में। ईरान की हमने बहुत बात पढ़ी, ये करंट अफेयर क्वेश्चन भी होता है, ईरान के बारे में बताओ, कैपिटल बताओ, प्रेसिडेंट बताओ। प्रेसिडेंट का नाम क्या है, हसन रूहानी। क्या नाम है, हसन रूहानी। सागरमाला, सागरमाला इंडियन प्रोजेक्ट है, इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। किस चीज़ के लिए प्रोजेक्ट है ये, लॉजिस्टिक सेक्टर। लॉजिस्टिक सेक्टर मतलब क्या है, हमारे इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी शिप्स हैं, उन शिप्स के थ्रू हम अपने डिपो को ऐसा बना दें कि यहाँ पे बहुत सारी शिप्स आए जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़े, मतलब लॉजिस्टिक सेक्टर या फिर हमारे डिपोज, है ना, उनको इंक्रीज करना, मतलब उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइना का मेरी टाइम बहुत अच्छा है, चाइना का जो सी पावर है उसके बहुत ज़्यादा है। क्यों, इसी कारण, क्योंकि उसने अपनी लॉजिस्टिक पावर को, लॉजिस्टिक सेक्टर को बहुत इंक्रीज़ किया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, इसी कारण। तो सागरमाला एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर ग्रो करे, है ना, हमारे डिपोज बहुत अच्छे बने। चार शब्द है, रेजिल, सबसे पहले है फोर शैडो। फोर शैडो मतलब जिससे पहले ही पता चल जाए क्या होने वाला है, जैसे हम क्या कहते हैं दूरदर्शी, दूर की देख लेने वाला एक तरह से, मतलब हाँ उसको पता चल गया कि हाँ ऐसा कुछ होगा। ठीक है।
ट्रॉलर्स मैंने आपको क्लियर कर दिया, ऐसी नाव जिसके अंदर क्या हो, जाले हों और जाल लोग फेंकें और उसमें से पकड़ के मच्छी या फिर कोई ऐसे सी क्रिएचर्स होते हैं उनको पकड़ें, है ना। डिस्कवरी में बहुत आता था पहले। हिंटरलैंड्स मतलब वो होते हैं जो मेन कंट्री से जो थोड़े दूर होते हैं, जैसे हमारे हम बोले हैं शिमला, या फिर पहाड़ी इलाके कोई से भी लेना, ये पहाड़ है, इधर खेत है, फिर इधर मकान है छोटे छोटे, है ना, ऐसे हैं। तो यहाँ तो लोग रह रहे हैं, लेकिन इस पहाड़ के पीछे क्या है हमें नहीं पता, वहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे जंगल है एक तरह से, तो इट इज़ कॉल्ड हिंटरलैंड, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, या फिर एक तरह से पीछे का एरिया। हिंटर मतलब पीछे ही होता है, मेन कंट्री से अलग है, जो मेन सिटी से, मेन जो जगह है उससे अलग है, कंट्री साइड से दूर, उसे हम कहते हैं हिंटरलैंड। रेजिलियंट मतलब होता है लचीला, लचीला, ठीक है। रेजिलियंट मतलब क्या होता है, लचीला। जैसे इंडियन डेमोक्रेसी इज वेरी रेजिलियंट, है ना, हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, लचीली है। इट इज़ नाइदर हार्ड नॉट वेरी, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट और समथिंग ऐसे कुछ। इंडियन डेमोक्रेसी कैसी है, इंडियन डेमोक्रेसी इज वेरी रेजिलियंट। इंडियन डेमोक्रेसी इज रेजिलियंट, ठीक है। रबर, रेजिलियंट का मतलब होता है इलास्टिसिटी भी होता है ना, इलास्टिसिटी मतलब बहुत ज़्यादा इलास्टिक हो उसके अंदर। तो रबर हो गया, या फिर हमारा इरेजर हो गया, इरेजर नहीं, छोड़ो इरेजर नहीं, इलास्टिक ही हो गया। ये सब कैसे होते हैं, दे ऑल आर रेजिलियंट, ठीक है। ये सब चीज़ें कैसी होती हैं, रेजिलियंट होती हैं, ध्यान रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इन वर्ड्स को सिर्फ वापस पढ़ लीजिए, हो सके तो नोट्स बना लीजिए। मैं इस चीज़ की पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो सिर्फ आपको इन वर्ड्स को पढ़ना है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लो बस, और कुछ नहीं करना। कोई ऐसा नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती याद करना है, नहीं यही आएंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एग्जाम अलग अलग लेवल के अलग अलग होते हैं। वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के फ़ायदे बहुत हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बस और कुछ नहीं। ग्रामर फिक्स है, ग्रामर इज़ जस्ट लाइक मैथ। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो ग्रामर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, उस चीज़ को छोड़िए। इस सीरीज़ में हम सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी रिसोर्सेज को लेके हम अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। यहाँ पे हमने इस 25 तारीख के अखबार में लगभग जितने भी हार्ड वर्ड्स थे सारे पढ़ लिए हैं। अब हार्ड इजी देखिए क्या होता है, कुछ लोगों के लिए अगर मैं कुछ भी शब्द बोल दूँ वो भी हार्ड होता है, और कुछ लोगों के लिए कितना भी कुछ भी बोल दूँ वो सब इजी होते हैं, वो सब है प्रैक्टिस पे। सो डू प्रैक्टिस। तब तक के लिए एंजॉय करो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक यू।